तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, स्टैटिक, डायनामिक, कॉजल, नॉन कॉजल, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज, अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट फोर्थ, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। तो किसी सिस्टम को हम लीनियर कहते हैं अगर वो सिस्टम फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अ सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर इफ इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन अपने आप में दो प्रॉपर्टी से मिलकर बने। देखिए सुपरपोजिशन जैसे आप नेटवर्क में ही पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं आप सुपरपोजिशन? वहां अगर एक से ज्यादा सोर्सेज लगे हुए हैं किसी सिस्टम में और उसकी वजह से हमें किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में रिस्पांस निकालना है, वोल्टेज या करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करते हैं, एक टाइम में किसी एक ही सोर्स को कंसीडर करते हुए हर सोर्स की वजह से इंडिविजुअल रिस्पांस देखते हैं और फाइनल रिस्पांस के लिए क्या करते हैं, आप उन सारे इंडिविजुअल रिस्पांसेस को ऐड कर देते हैं। तो अगर ये चीज फुलफिल हो रही होगी, अगर सुपरपोजिशन फुलफिल हो रहा होगा, तभी वो सिस्टम हमारा कैसा होगा, लीनियर होगा। तो अभी हमने बात की कि ये जो सुपरपोजिशन है ये अपने आप में दो प्रॉपर्टी से मिलकर के बनता है। फर्स्ट, इसको हम कहते हैं एडिटिविटी, या फर्स्ट अगर हम लिख लें होमोजेनिटी, ठीक है, एडिटिविटी लिख सकते हैं आप, एडिटिविटी, एंड सेकेंड इज होमोजेनिटी। ठीक है, तो होमोजेनिटी और एडिटिविटी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, इसको एक बार देखिए। एडिटिविटी ये कहती है अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें x1 ऑफ t इनपुट देने पर अगर इसका रिस्पांस y1 ऑफ t है, अगर हम सिस्टम में x2 ऑफ t इनपुट अप्लाई करते हैं और अगर हमें उसका रिस्पांस पता है y2 ऑफ t, तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम इन दोनों इनपुट्स को कंबाइन करके सिस्टम में अप्लाई कर दें, तब जो सिस्टम के इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस थे वो रिस्पॉन्स भी क्या हो जानी चाहिए, ऐड होने जानी चाहिए। मतलब अगर इंडिविजुअली इनका आउटपुट ये है, अगर हमने इसको कंबाइन करके सपोज एक नया इनपुट दे दिया x3 ऑफ t दैट इज x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो भी क्या हो जाना चाहिए, इन दोनों का एडिशन। मतलब रिस्पॉन्स मस्ट बी y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। तो इस अगर ये चीज फुलफिल होती है तो हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा क्या है, एडिटिव है। ठीक है, और होमोजेनिटी का ये मतलब होता है कि अगर किसी सिस्टम में x ऑफ t के लिए रिस्पॉन्स y ऑफ t है, तो अगर हमने इस x ऑफ t को किसी स्केलर से, किसी कांस्टेंट वैल्यू से अगर हमने मल्टीप्लाई करके अप्लाई कर दिया इनपुट को, मतलब अगर हम अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी के लिए रिस्पॉन्स देखें तो ये रिस्पॉन्स भी क्या हो जाना चाहिए, जो पहले हमारा आउटपुट था वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। मतलब अल्फा इंटू वाई ऑफ टी, ये हमारा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो ये अगर फॉलो होता है तो हम कहते हैं सिस्टम क्या हमारा होमोजीनियस है। ठीक है, तो ये जो अल्फा है ये क्या हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब कांस्टेंट में क्या केसेस हैं, हो सकता है ये प्योरली रियल हो सकता है ये अल्फा प्योरली इमेजिनरी हो सकता है ये अल्फा कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो। तीनों ही केसेस में ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम कहेंगे सिस्टम हमारा क्या है, होमोजीनियस है। तो अब अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ फुलफिल होंगी तभी हम कहेंगे सिस्टम हमारा क्या है, लीनियर है। मतलब अगर कोई सिस्टम लीनियर होना है तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर आप कंबाइन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि अगर हमने किसी सिस्टम में अल्फा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी अगर ये इनपुट अप्लाई किया है, तो x1t का आउटपुट अगर y1t है तो अल्फा x1 ऑफ टी का आउटपुट क्या हो जाना चाहिए, अल्फा y1 ऑफ टी। और अगर हम ऐड कर रहे हैं दो इनपुट्स को तो आउटपुट भी क्या हो जानी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए। तो इसका आउटपुट इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब बीटा इंटू x2 ऑफ टी के लिए अगर आउटपुट को हमने y2 ऑफ टी नाम दिया तो हमारा ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए, अल्फा इंटू x1 ऑफ टी प्लस बीटा इंटू x2 ऑफ टी का जो आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अल्फा y1 ऑफ टी प्लस बीटा y2 ऑफ टी। अब ये जो अल्फा और बीटा की हम बात कर रहे हैं, ये अल्फा एंड बीटा ये मस्ट भी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट्स होने चाहिए। ये कांस्टेंट्स कैसे हो सकते हैं, these constants may be purely real, it may be purely imaginary or it may be complex, मतलब जिसमें कुछ रियल पार्ट भी होगा और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो ऐसे किसी भी कांस्टेंट के लिए ये रिलेशन अगर हमारा सेटिस्फाई होगा तभी हम कहेंगे सिस्टम हमारा क्या है, लीनियर है। ठीक है, सुपरपोजिशन अगर हमारी सेटिस्फाई होगी तभी हम कहेंगे सिस्टम हमारा लीनियर है। तो इसको चेक करने के लिए, किसी सिस्टम की लीनियरिटी चेक करने के लिए आप चाहे तो दो स्टेप में काम कर सकते हैं। पहले एडिटिविटी चेक कर लीजिए,
फिर होमोजेनिटी चेक कर लीजिए, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तभी हम कहेंगे सिस्टम को कि हमारा सिस्टम क्या है, लीनियर है। आगे हम ये देखेंगे कि बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे आपको मिलेंगे जो एडिटिव तो होंगे लेकिन होमोजीनियस नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी सिस्टम होंगे जो होमोजीनियस तो होंगे लेकिन एडिटिव नहीं होंगे। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट द सिस्टम इज लीनियर। तो इसको चेक करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप लीनियरिटी को समझना चाहते हैं कि क्या चीज हो रही है, तो अगर मान लीजिए ये हमारा कोई सिस्टम है, अगर हम यहां पर एक इनपुट दे रहे थे x1 ऑफ t, ये हमारा इनपुट है x1 ऑफ t, इसके लिए अगर हमारा आउटपुट कैसा आ रहा था, ये हमारा था y1 ऑफ t, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में। हमने ये सपोज 0 से लेकर 2 तक हमने t की वैल्यू, इसके लिए अगर हमारा ये इनपुट था x1 ऑफ t, अगर हम एक दूसरा इनपुट अप्लाई करते जो कहां से होता 2 से लेकर 4 तक, इसकी वैल्यू अगर होती सपोज ये वैल्यू अगर होती 2, ये अगर हमारा इनपुट होता x2 ऑफ t, ठीक है, ये वैल्यू अगर होती हमारी 1/2, इस अगर सिर्फ हम ये इनपुट अप्लाई करते तब सपोज हमारा जो आउटपुट आता, अगर वो आउटपुट ऐसा होता 2 से लेकर 4 तक t के रिस्पेक्ट में, अगर ये वैल्यू होती 1, इस आउटपुट को हमने क्या नाम दिया, y2 ऑफ t। तो इसका यह मतलब है सिस्टम की लीनियर होने के लिए एडिटिविटी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस इनपुट को ऐड करके अप्लाई कर दिया, अगर आप इन दोनों इनपुट्स को ऐड कर देंगे तो यहां से देखिए कैसा मिलेगा आपको, ये वैल्यू 0 से लेकर 2 सेकेंड्स तक ये वैल्यू 1 है, और उसके बाद 2 से लेकर 4 सेकेंड्स तक ये वैल्यू कितनी है, 2 है। ये हमारा इनपुट है x3 ऑफ t, जो किसके बराबर है, x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। अगर हमने इस इनपुट को इन इनपुट्स को अगर ऐड करके अप्लाई कर दिया, तो अगर सिस्टम लीनियर है तो उसमें क्या होना चाहिए, जो आउटपुट्स हैं ये दोनों आउटपुट्स भी ऐड हो जानी चाहिए। मतलब हमें इस टाइप की ये वैल्यूज दिखनी चाहिए, ये वैल्यू 2 और यहां ये वैल्यू 1, ये हमारा आउटपुट होना चाहिए y3 ऑफ t, या आउटपुट भी क्या होना चाहिए, y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। अगर ये चीज फॉलो होगी तो हम कहेंगे सिस्टम क्या हमारा एडिटिव है। होमोजेनिटी के लिए क्या होना चाहिए, अगर हमने इस इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करके दे दिया, मतलब यहां ये वैल्यू 2 हो जाती, और इस सिस्टम को अगर इस इनपुट को हमने 4 से मल्टीप्लाई करके दे दिया तो यहां ये वैल्यू क्या हो जाती, 8 हो जाती। तो उसी रिस्पेक्ट में हमारे y की भी वैल्यूज चेंज हो जानी चाहिए, तभी हम कहेंगे सिस्टम क्या हमारा होमोजीनियस भी है, ठीक है। तो हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा, कलेक्टिवली लीनियर कहलाएगा। तो अब इसको लीनियरिटी फाइंड करने के लिए जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है कि आपके पास कोई भी सिस्टम के लिए इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन होगा, तो आप वहां पर फाइंड y1 ऑफ t, मतलब y1 ऑफ t क्या है, x1 ऑफ t इनपुट अप्लाई करके देखिए, उसके लिए रिस्पॉन्स फाइंड कीजिए, नाम दीजिए उसको y1 ऑफ t। फिर x2 ऑफ t इनपुट में अप्लाई कीजिए और उसकी वजह से फाइंड कीजिए आउटपुट y2 ऑफ t, ठीक है। अब इन दोनों इनपुट्स को ऐड करके अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप फिर से चेक कीजिए, जैसे आप एग्जांपल को लेकर चलिए तो ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमने एक सिस्टम ले लिया, y ऑफ t इज इक्वल्स टू, लेट y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t क्यूब, ठीक है। इस रिलेशन से हमने मान लिया कि अगर हम इनपुट में x1 ऑफ t अप्लाई कर रहे हैं तो उस x1 ऑफ t की वजह से आउटपुट जो होगा उसको अगर हमने y1 ऑफ t नाम दिया, तो इसी रिलेशन से आउटपुट क्या होता है, जो भी हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसमें t की जगह पर क्या पुट करना है, हमें t क्यू पुट करना है। तो अगर x1 ऑफ t की वजह से हम आउटपुट देखना चाहते हैं तो नाम दिया हमने उसको y1 ऑफ t, आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, x1 ऑफ t क्यू। अगर हम x2 ऑफ t इनपुट के लिए आउटपुट को नाम y2 ऑफ t दें तो इसके लिए आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, x2 ऑफ t क्यूब, ठीक है। तो हमने इंडिविजुअल आउटपुट्स देख लिए कि x1 ऑफ t के लिए आउटपुट y1 ऑफ t कितना है, x2 ऑफ t के लिए आउटपुट y2 ऑफ t कितना है। एडिटिविटी अगर हमें चेक करनी है तो अभी हमने ये चीजें फाइंड कर ली। अब आप डिफाइन कीजिए, डिफाइन एक आउटपुट डिफाइन कीजिए y3 ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। आप क्या कीजिए, डिफाइन आउटपुट डिफाइन कीजिए जो इन दोनों इंडिविजुअल आउटपुट्स का सम हो। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से अगर हमने आउटपुट अपना डिफाइन किया y3 ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t, तो इसकी वैल्यू क्या दिख रही है यहां से हमें, x1 ऑफ t क्यूब प्लस x2 ऑफ
टी क्यूब, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अभी हमने क्या किया, इंडिविजुअल इनपुट्स अप्लाई किए, x1 और x2, उनकी वजह से हमने रिस्पॉन्स फाइंड किया y1 ऑफ y2, y1 y2 मिल गए, तो इन दोनों के सम को हमने एक नया आउटपुट नाम दे दिया y3 ऑफ t, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t, दैट इज x1 ऑफ t क्यूब प्लस x2 ऑफ t क्यूब। ठीक है, अब आप इन दोनों इनपुट्स को सम करके एक नया इनपुट नाम दीजिए। अब आप क्या नाम दीजिए, नाउ लेट, एक हमारा कोई इनपुट है x3 डैश ऑफ t, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, दोनों इनपुट्स के सम के बराबर है, दैट इज x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमने फिर से नाम दिया यहां पर कि लेट हमारे पास कोई एक इनपुट है x3 डैश ऑफ t, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, दोनों इनपुट्स के सम के बराबर है, x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t के बराबर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले इंडिविजुअल इनपुट्स के लिए इंडिविजुअल आउटपुट्स देख लिए, फिर हमने इन दोनों आउटपुट्स को ऐड करके रख लिया। अब हम इनपुट्स को ऐड करके अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि उनकी वजह से जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा है। अगर जो हमने पहले दोनों को ऐड करके रखा था वो आउटपुट और ये आउटपुट अगर दोनों सेम आएंगे तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम हमारा एडिटिव है। ठीक है, वही चीज हम यहां कर रहे हैं। तो अब आपने क्या किया, x3 डैश ऑफ t एक इनपुट डिफाइन किया जो इन दोनों x1 और x2 इनपुट्स का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो हमने x1t प्लस x2t से x3 डैश ऑफ t इनपुट अपना डिफाइन कर दिया। अब अगर हमें इस इनपुट के लिए आउटपुट देखना है तो इसी रिलेशन से, ये जो हमारे पास आउटपुट और इनपुट का रिलेशन है, इसी रिलेशन से अगर हम x3 डैश ऑफ t के लिए आउटपुट लिखें तो उसको हम क्या नाम देंगे, y3 डैश ऑफ t नाम देंगे। आउटपुट कैसे मिलता है, जो भी हम इनपुट लेते हैं उसमें हमें क्या पुट करना है, टी क्यूब। तो हम x3 डैश ऑफ t के लिए आउटपुट डिफाइन कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगी आउटपुट की, x3 डैश ऑफ t क्यूब। x3 डैश ऑफ t क्यूब मतलब अगर ये आपने x3 डैश ऑफ t माना है तो x3 डैश ऑफ t क्यूब क्या होगा, यहां आपने t को t क्यूब से रिप्लेस किया, तो इन दोनों जगहों पर भी आपको क्या करना है, t क्यूब से रिप्लेस करना है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 ऑफ t क्यूब प्लस x2 ऑफ t क्यूब। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब अगर ये दोनों चीजें सेम हैं, अगर y3 डैश ऑफ t और y3 ऑफ t सेम हैं, यहां से हम क्या देख रहे हैं, y3 डैश ऑफ t इज इक्वल टू y3 ऑफ t, तो हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम कैसा है, एडिटिव है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, दोनों x1 x2 इनपुट सप्लाई कीजिए इंडिविजुअली, दोनों के लिए आउटपुट फाइंड कर लीजिए, जो आउटपुट्स मिले हैं उनको ऐड करके एक आउटपुट नाम दे दीजिए y3 ऑफ t, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। उसके बाद एक नया इनपुट डिफाइन कीजिए जो दोनों इनपुट्स के सम के बराबर हो, और इसके लिए आउटपुट फाइंड कीजिए, फाइंड y3 डैश ऑफ t। ये जो भी वैल्यू आए इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इफ y3 डैश ऑफ t is equal to y3 of t, then the system will be additive। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, सिस्टम के एडिटिव होने की कंडीशन देख ली, एडिटिव, ये सिस्टम हमारा एडिटिव हो गया। अब एडिटिव तो हो गया, लेकिन सुपरपोजिशन फॉलो करने के लिए इसको होमोजीनियस होना भी जरूरी है। तो अगर होमोजिनिटी चेक करने के लिए, होमोजिनिटी क्या कहती है, अगर x ऑफ t के लिए आउटपुट y ऑफ t है तो अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी के लिए जो आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू वाई ऑफ टी होना चाहिए। तो आप इंडिविजुअली एक बार आप कैलकुलेट कीजिए अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी के लिए क्या आउटपुट आ रहा है, और एक बार जो भी आपके पास आउटपुट है उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि अल्फा इंटू वाई ऑफ टी की क्या वैल्यू है। और अगर ये दोनों चीजें सेम हैं, मतलब रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर अल्फा इंटू एक्स टी इज इक्वल टू वाई टी इंटू अल्फा, तब हम क्या कहेंगे, सिस्टम हमारा क्या है, होमोजीनियस है। जैसे यहां जो गिवन था हमारे पास, वो क्या गिवन थी चीज, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t क्यूब। तो अगर हम पहले क्या फाइंड कर लेते, y ऑफ अल्फा इंटू वाई ऑफ t अगर फाइंड कर लेते, मतलब अगर हम पहले RHS फाइंड कर रहे हैं, अल्फा इंटू वाई ऑफ t अगर हम फाइंड कर रहे हैं, तो अल्फा इंटू वाई ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू एक्स ऑफ t क्यूब। यहां पर हमने बस दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें ये चीज मिल गई। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, अब हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं किसके लिए, फॉर अल्फा इंटू एक्स टी। अब हमने इनपुट की जगह पर अगर क्या पुट कर दिया, एक्स टी की जगह पर अगर हम अल्फा इंटू एक्स टी पुट कर दें तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। तो इसी रिलेशन से, ये जो रिलेशन गिवन है, इसी रिलेशन से आउटपुट क्या होता है,
जो भी इनपुट देते हैं उसमें t की जगह पर हमें t क्यूब रखना है। तो इनपुट हमारा अब क्या है, अल्फा इंटू एक्स टी है, तो इसके लिए आउटपुट क्या होगा, अल्फा इंटू एक्स में जहां भी t है वहां पर क्या पुट कर दिया हमने, t क्यूब पुट कर दिया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। देखिए ये क्या चीज है, जो सिंपल आउटपुट था उस आउटपुट को ही हमने अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया। और ये क्या फाइंड किया हमने, जो इनपुट आउटपुट रिलेशन था उस रिलेशन से अगर हम xt की जगह पर अल्फा xt इनपुट दें तो क्या आउटपुट आएगा, वो ये फाइंड किया। अब ये दोनों चीजें फिर से क्या दिख रही हैं आपको, अगर ये चीजें सेम हैं तो इसीलिए सिस्टम हमारा जो है क्या है, वो होमोजीनियस भी है। तो अगर होमोजीनियस भी है और एडिटिव भी है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम हमारा है, देयरफॉर द सिस्टम इज लीनियर। देखिए 2-3 एग्जांपल्स करने तक थोड़ा पेशेंस आप रखिए, कहीं पर भी आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि लीनियरिटी चेक करना कोई बड़ा टास्क है। बिल्कुल इजीली आप देखकर सिस्टम का बता सकते हैं कि सिस्टम हमारा लीनियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पहले हम कुछ कंडीशंस लिख लेते हैं। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे इन पर, जो हम 2 स्टेप्स में चेक कर रहे हैं, लीनियरिटी, एडिटिविटी और होमोजेनिटी के थ्रू, उनको हम एक स्टेप में भी चेक करना देखेंगे। एक ही स्टेप में हम कैसे दोनों चीजें चेक कर लें। तो यहां पर हम कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं कि जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए तभी हमारा सिस्टम क्या होगा, लीनियर होगा। तो अगर हम वो स्टेप्स देखें, मतलब कंडीशंस देखें, फॉर अ सिस्टम टू बी लीनियर, क्या कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, आउटपुट और इनपुट के बीच में, तो ग्राफ बिटवीन output and input must be a straight line throughout, must be a straight line throughout, मतलब हर जगह जहां से जहां तक हम देखें वो हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इतने ही पर स्टेटमेंट ये एंड नहीं हो रहा, इसके साथ वो स्ट्रेट लाइन भी कैसी होनी चाहिए, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन हमारी ओरिजिन से पास होती हुई हमें दिखनी चाहिए। इसके साथ ही और क्या होना चाहिए, विदाउट हैविंग एनी सैचुरेशन और डेड टाइम। सिस्टम में जो हमारे आउटपुट और इनपुट के बीच का ग्राफ होना चाहिए, वो ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। जो स्ट्रेट लाइन कहां से पास होनी चाहिए, ओरिजिन से पास होनी चाहिए। और उस स्ट्रेट लाइन में भी कहीं पर भी क्या नहीं आना चाहिए, सैचुरेशन नहीं आना चाहिए, या फिर कोई डेड जोन नहीं होना चाहिए। देखेंगे हम क्या कहते हैं, डेड जोन क्या होता है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन अगर आप देखें तो सेकेंड कंडीशन ये है कि फॉर जीरो इनपुट आउटपुट मस्ट बी जीरो। अगर हम इसको हम कहते हैं जीरो इनपुट जीरो आउटपुट क्राइटेरिया। अगर कोई सिस्टम जीरो इनपुट जीरो आउटपुट क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तभी वो सिस्टम क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर होमोजेनिटी फुलफिल होनी है तो हम अल्फा इंटू एक्स टी के लिए जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू वाई टी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आप मतलब इसके लिए रिस्पॉन्स, तो अगर मान लीजिए हमने अल्फा एक कांस्टेंट ले लिया 0, अगर पहले सिस्टम के लिए xt के लिए आउटपुट yt आ रहा था, अगर हम अल्फा 0 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो x ऑफ t को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। मतलब हमने इनपुट में कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो आउटपुट भी हमारा उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो अगर आप आउटपुट को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट भी क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो इसलिए सेकेंड कंडीशन ये है कि फॉर अ सिस्टम टू बी लीनियर देयर मस्ट बी द जीरो इनपुट जीरो आउटपुट क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड, ठीक है। ये सेकेंड इनपुट सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, इफ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम सिस्टम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, differential equation, then the equation must be linear and all the coefficients must not be the function of
डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी आप बस लिख लीजिए इसको, हम अभी देखेंगे कि ये चीजें क्या हैं, हम यहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ग्राफ। सेकंड क्राइटेरिया जीरो इनपुट जीरो आउटपुट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन कि अगर सिस्टम को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रखा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आप जानते हैं, ये इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी an dnyt अपॉन dtn प्लस an-1 dn-1 yt अपॉन dtn-1 अप टू a0 y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t। ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म है। तो जब हम सिस्टम को डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए जो क्या हो, अपने आप में लीनियर हो। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जानते हैं कि ऑर्डर और डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं आप, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको आप कहते हैं किस इक्वेशन की क्या है, वो ऑर्डर है। जैसे यहां पर अगर n देखें तो ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिग्री क्या होती है, जो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है वही इसकी डिग्री है। तो अभी हमने ये लिखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो होने चाहिए कहीं पर भी आपको इस dn/dt अपॉन dtn कितने भी ऑर्डर का इक्वेशन हो ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि dy/dt का होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। d2/t अपॉन dt स्क्वायर हो सकता है, लेकिन dy/t अपॉन dt का होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, मस्ट नॉट बी फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब अगर आपके पास दो इक्वेशंस लिखी होती, अगर एक इक्वेशन लिखी होती 2 इंटू d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस t इंटू dy अपॉन dt प्लस y ऑफ t इज इक्वल्स टू 4 इंटू x ऑफ t। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोफिशिएंट्स अगर हम देखें तो ये कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट है। ये कोफिशिएंट क्या है, t क्या है, टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कोफिशिएंट, तब तक ये इक्वेशन लीनियर है। अगर ऐसी लिखी होती 2 इंटू d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 3 इंटू dy बाई dt प्लस y ऑफ t इज इक्वल्स टू 4 इंटू x ऑफ t, तब जो ये इक्वेशन होती ये डेफिनेटली लीनियर होती। लीनियर के साथ साथ और क्या होती, टाइम इनवेरिएंट भी होती, क्योंकि हमने क्या देखा है टाइम इनवेरिएंसी के लिए कि जो कोफिशिएंट्स होने चाहिए दैट मस्ट बी कांस्टेंट नॉट फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर हमारे सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट हैं, मतलब यहां पर कोई भी आपको t का टर्म ही नहीं दिख रहा, तब तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगी, जो सिस्टम लीनियर भी होगा और टाइम इनवेरिएंट भी होगा। अब अगर किसी कोफिशिएंट में आपको t दिख रहा है तो t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस सिस्टम में जैसे ही कांस्टेंट की जगह पर कोई भी वेरिएबल आ गया, t का वेरिएबल आ गया, तो ये सिस्टम अब टाइम इनवेरिएंट नहीं रही, लेकिन अभी भी ये सिस्टम क्या है, लीनियर है, क्योंकि ये जो t है ये क्या है, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मतलब अब अगर इसी में एक थर्ड केस हम ले लेते कि अगर ऐसा लिखा होता 2 इंटू d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस y ऑफ t इंटू dy ऑफ t अपॉन dt प्लस y ऑफ t इज इक्वल्स टू 4 इंटू x ऑफ t। अब देखिए जो कोफिशिएंट है dy बाई dt का, वो कोफिशिएंट कितना है, y ऑफ t। जो y ऑफ t क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि टाइम तो t इंडिपेंडेंट है, लेकिन उससे बनने वाले जितने भी फंक्शंस है वो सभी क्या हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो अब अगर कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया तो अब ये जो सिस्टम होगा ये कैसा होगा, इट विल बी नॉन लीनियर। ये जो सिस्टम है ये कैसा है, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी है, दिस सिस्टम इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट। ये लीनियर तो है ही, टाइम इनवेरिएंट भी है, क्योंकि सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट्स हैं। यहां पर अगर हम देखें सारे कांस्टेंट्स नहीं हैं, लेकिन जो वैल्यू है, जो कोफिशिएंट है, वो क्या है यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। इसलिए ये जो सिस्टम है ये कैसा है, लीनियर तो है, लीनियर बट टाइम वेरिएंट है। और ये सिस्टम, इसमें जैसे ही कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन आ गया तो इसकी लीनियरिटी भी चली गई और टाइम इनवेरिएंसी तो पहले ही जा चुकी थी। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। अब इनको भी हम देखते हैं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी वजह से सिस्टम की लीनियरिटी कैसे वैनिश होगी। तो अभी जो हमने कंडीशंस की बात की, अगर हम यहाँ पर 4 सिस्टम्स को कंसीडर करें तो आपका बहुत हद तक यहाँ से एक डेवलपमेंट हो जाएगा लीनियरिटी पहचानने के लिए।
अगर मान लीजिए हमारे पास 4 इनपुट आउटपुट रिलेशंस गिवन है, ये y ऑफ t, x ऑफ t, ये फर्स्ट ग्राफ है। अगर हम देखें सेकंड ग्राफ, हमारे पास ऐसी गिवन है वैल्यू, yt और xt के बीच के ग्राफ्स हैं ये सारे आपके आउटपुट और इनपुट के बीच के x ऑफ t। थर्ड ग्राफ हमने एक ऐसा ग्राफ ले लिया y ऑफ t, x ऑफ t, और एक लास्ट हमारे पास और ग्राफ गिवन है yt एंड x ऑफ t। अब अगर इन चारों ग्राफ्स को देखकर आपको बोला जाए कि इनमें से कौन सा सिस्टम लीनियर होगा, कौन सा सिस्टम लीनियर नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, हमने क्या कंडीशन देखी है, ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें आउटपुट और इनपुट के बीच का, तो वो ग्राफ कैसा होना चाहिए, थ्रू आउट एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो कहां से पास हो रही हो, ओरिजिन से पास हो रही हो। तो जैसे हमने यहां देखा, ये थ्रू आउट स्ट्रेट लाइन गिवन है, लेकिन ये ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, इसलिए सिस्टम लीनियर नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, अगर आप सपोज ये पॉइंट्स हमने डिफाइन कर दिए कि अगर ये पॉइंट है -2 और अगर ये पॉइंट है 4, ठीक है, तो आप अगर देखें तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, 2 टाइम इंटरवल में वैल्यू 2 गेन कर रहा है। मतलब आप लिख सकते थे कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स ऑफ t प्लस 4, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से x एक्सिस क्या हमारी x ऑफ t की एक्सिस है, इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा है, 4 पर हो रहा है। तो आप यहां से देखकर और कैसे कह सकते थे कि सिस्टम लीनियर नहीं है, हमने अभी लिखा कि सिस्टम हमारा 0 इनपुट 0 आउटपुट क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। इस पॉइंट पर, ये ओरिजिन पर अगर हम देखें तो x ऑफ t की वैल्यू कितनी है यहां 0, लेकिन हमें इस पॉइंट पर yt की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है। तो इसलिए सिस्टम 0 इनपुट 0 आउटपुट क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा। 0 इनपुट 0 आउटपुट क्राइटेरिया तभी फॉलो होगी जब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से। आप यहां से भी देख सकते थे, अगर आपने x ऑफ t को 0 पुट कर दिया तो भी y ऑफ t की वैल्यू आपको कितनी मिलती, 4 मिलती। तो 0 आउटपुट 0 इनपुट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए ये जो सिस्टम है ये हमारा कैसा है, नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है। सेकेंड सिस्टम को देखिए, ग्राफ दिख रहा हमें, स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि y की वैल्यू, अगर सपोज ये x ऑफ t की वैल्यू 3 है और यहां x ऑफ t की वैल्यू -3 है, तो अगर हम इस रेंज की बात करें, -3 से 3 x ऑफ t के लिए रेंज की, तो इस रेंज में हमारा ग्राफ लीनियर है। लेकिन इसके बाद ये वैल्यू क्या हो जा रही है, सैचुरेट हो जा रही है। सपोज ये वैल्यू हमने कहा +5 है और ये वैल्यू -5 है, तो इस ड्यूरेशन के बाद ये वैल्यू +5 पे सैचुरेट हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई, -5 पे सैचुरेट हो गई। तो हमने अभी लिखा था कि ग्राफ थ्रू आउट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए विदाउट एनी सैचुरेशन और डेड टाइम। तो यहाँ सैचुरेशन आ रहा है, इसलिए ये ग्राफ भी हमारा सिस्टम जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिस्टम फिर से कैसा हमारा, नॉन लीनियर है। इस ग्राफ को देखिए, एक तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दूसरी चीज अगर सपोज ये हमने कहा कि x ऑफ t की वैल्यू +4 है और यहाँ x ऑफ t की वैल्यू -4 है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम इनपुट 0 से बढ़ाते जा रहे हैं x ऑफ t की वैल्यू, लेकिन जब तक t इक्वल्स टू 4 नहीं आ जाता x ऑफ t, तब तक हमारा आउटपुट कितना है, 0 है। तो ये जो जोन है यहां से लेकर यहां तक का जोन, इसको हम कहते हैं डेड जोन। ये क्या हमारा डेड जोन है, मतलब इस रेंज में जब तक हमारे इनपुट की वैल्यू रहेगी तब तक हमारा आउटपुट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इसलिए ये सिस्टम भी हमारा कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा, ठीक है। अगर इस ग्राफ को आप देखें तो अब ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, इट इज थ्रू आउट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विदाउट एनी सैचुरेशन और विदाउट एनी हैविंग एनी डेड टाइम। तो ये जो सिस्टम है पर्टिकुलरली सिर्फ ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम क्या है, लीनियर है, ठीक है। तो अब हम ये तो हमने इनपुट आउटपुट के बीच का ग्राफ वगैरह तो बात कर ली, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो उसको देखकर आप पहचान सकते हैं, उसके जो कोफिशिएंट्स होने चाहिए वो, उसमें t का टर्म दिखे तो ठीक है, लेकिन y ऑफ t का टर्म कोफिशिएंट में नहीं दिखना चाहिए, x ऑफ t का टर्म कोफिशिएंट में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज, अब इसके बाद हम लीनियर सिस्टम्स की पहले बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे यहाँ पर लीनियर सिस्टम्स के लिए और वहां से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि सिस्टम हमारा कब तक लीनियर रहेगा। फिर हम देखेंगे कि नॉन लीनियर सिस्टम्स हमारे कैसे होते हैं। तो जैसे अगर सपोज हमने y ऑफ t इक्वल्स टू ले लिया x ऑफ साइन t, ठीक है। आप फिर से 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, एक पार्ट में भी कर सकते हैं। मतलब हमारे लीनियरिटी के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अल्फा इंटू x1 ऑफ t प्लस बीटा इंटू x2 ऑफ t, इस इनपुट के लिए आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए,
अल्फा इंटू y1 ऑफ टी प्लस बीटा इंटू y2 ऑफ टी के बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे सिस्टम क्या हमारा लीनियर है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा ये इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन है, अगर आप y1 ऑफ टी देखते हैं, मतलब हम देख रहे हैं इनपुट x1 ऑफ टी की वजह से क्या आउटपुट आएगा, तो y1 ऑफ टी अगर हमने उसको नाम दिया तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, x1 ऑफ साइन टी। अगर आप y2 ऑफ टी आउटपुट कैलकुलेट करते फॉर इनपुट x2 ऑफ टी तो वैल्यू क्या होती, x2 ऑफ साइन टी। ये y1 और y2 आपको अगर मिल गए तो आप इस RHS को कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा x1 y1 ऑफ टी प्लस बीटा y2 ऑफ टी। तो अगर हम RHS कैलकुलेट करें तो देयरफॉर अल्फा y1 ऑफ टी प्लस बीटा y2 ऑफ टी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये y1 ऑफ टी है, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब अल्फा x1 ऑफ साइन टी प्लस बीटा x2 ऑफ साइन टी, ये चीज आ गई हमारे पास। RHS हमने कैलकुलेट कर लिया, पहले क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, अल्फा y1 ऑफ टी प्लस बीटा y2 ऑफ टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, जो इंडिविजुअल आउटपुट्स आ रहे थे उनको अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन देख लिया कितना आएगा। अब हमारा क्या काम है, अब हम इनपुट एक डिफाइन कर रहे हैं। नाउ लेट एक हमारा कोई इनपुट है x3 डैश ऑफ टी जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी। अब हम इस इनपुट के लिए देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, और अगर वो आउटपुट इसके बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि सिस्टम हमारा क्या है, लीनियर है। तो इसी रिलेशन से हम जो भी आउटपुट हम डिफाइन करते हैं तो ये रिलेशन क्या कह रही है, आउटपुट क्या होगा, जो भी आपने इनपुट लिया है उसमें t की जगह पर आपको क्या पुट करना है, साइन t पुट करना है। तो अगर x3 डैश ऑफ t इनपुट है तो उसके लिए आउटपुट को हमने नाम दिया y3 डैश ऑफ t, दैट इज इक्वल्स टू y3 डैश ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारा इनपुट है, हमारा इनपुट x3 डैश है तो उसमें हमें क्या पुट करना है, हमें क्या वैल्यू देखनी है, x3 डैश ऑफ साइन t की वैल्यू देखनी है। x3 डैश ऑफ ये इनपुट है हमारा x3 डैश ऑफ t, इसमें अगर आप t को रिप्लेस कर दें साइन t से तो क्या वैल्यू मिलेगी, अल्फा इंटू x1 ऑफ अल्फा इंटू x1 ऑफ साइन t प्लस बीटा इंटू x2 ऑफ साइन टी। देखिए ये x3 डैश ऑफ टी इनपुट था, हमें क्या फाइंड करना था, x3 डैश ऑफ साइन टी। तो आपने यहां पर t को साइन टी से रिप्लेस किया तो इन दोनों जगहों पर भी हमने t को किससे रिप्लेस कर दिया, साइन टी से रिप्लेस कर दिया। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब यहां से देखिए अगर हम आउटपुट ये RHS हमने कैलकुलेट किया था तो ये वैल्यू आई थी। अब हमने LHS देखा कैलकुलेट करके कि अगर हम ये इनपुट अप्लाई करें अल्फा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी तो उसकी वजह से जो हमारा आउटपुट आया वो आउटपुट भी कितना है, सेम यही आउटपुट है जो हमें यहां मिल रहा है। तो इस केस में हमारा जो इसको अगर हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, y3 ऑफ t कोई आउटपुट है, तो इस कंडीशन से हमें क्या दिख रहा है, y3 डैश ऑफ t इज इक्वल टू y3 ऑफ t। तो आपने एक ही स्टेप में होमोजेनिटी और एडिटिविटी दोनों को कंबाइन करके चेक किया और ये अगर सेटिस्फाई हो गया मतलब आप क्या कहेंगे कि सिस्टम जो हमारा वो क्या है, लीनियर है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास गिवन होता, सपोज ऐसा गिवन होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस t। ठीक है, देखिए t के केस में जो भी चीजें हम कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम वे में आपको प्रोसीड करना है, किसके केस में, n के केस में भी। ठीक है, उस पर भी एग्जांपल्स हम देख लेंगे। अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस हम t के टर्म्स में एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो अगर हमने एक डिफाइन किया y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस t, अब इस सिस्टम के लिए फिर से आपको क्या चेक करना है कि ये रिलेशन फुलफिल होना चाहिए कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए, रिस्पॉन्स ऑफ अल्फा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t, इसके लिए जो रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारा वो कितना होना चाहिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स y1 ऑफ t का अल्फा से मल्टीप्लीकेशन और इंडिविजुअल रिस्पॉन्स y2 ऑफ t का बीटा से मल्टीप्लीकेशन। अगर एक बार में ही आप चाहें तो ये अगर चेक कर लिया आपने, इसका मतलब सिस्टम एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों को ही फॉलो करेगा। तो अगर यहां से हम y1 ऑफ t डिफाइन करें, इनपुट x1 ऑफ t के लिए आउटपुट y1 ऑफ t, तो क्या वैल्यू होगी, x1 ऑफ माइनस t। ऐसे ही y2 ऑफ t डिफाइन करें तो क्या वैल्यू होगी, x2 ऑफ माइनस t। तो अब अगर हमने कोई आउटपुट डिफाइन किया y3 ऑफ t, RHS हम इवेल्युएट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा y1 ऑफ t प्लस बीटा y2 ऑफ t। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी, देयरफॉर y3 ऑफ t इज इक्वल्स टू, ये y1 ऑफ t है, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अल्फा x1 ऑफ माइनस t प्लस बीटा x2 ऑफ
माइनस टी, इस आउटपुट y2 को हमने बीटा से मल्टीप्लाई कर लिया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमने मानना कि हमारा एक इनपुट है x3 डैश ऑफ टी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी। हमने अब एक ऐसा इनपुट एज्यूम कर लिया जिस इनपुट की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी। अब इस इनपुट के लिए हमें क्या देखना है, रिस्पॉन्स देखना है, ठीक है। तो इसी रिलेशन से हमारा रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, yt क्या होता है, जो भी हम इनपुट अप्लाई करते हैं उसमें हमें क्या लेना है, टाइम रिवर्सल। तो अगर x3 डैश ऑफ टी इनपुट है तो उसके लिए आउटपुट को हमने क्या नाम दिया, y3 डैश ऑफ टी। रिलेशन से आउटपुट क्या होगा, जो भी इनपुट है, हमारा इनपुट क्या है x3 डैश, उसका क्या लेना है हमें, माइनस टी, मतलब t की जगह पर उसमें क्या रिप्लेस कर देना है, माइनस टी। यहां से देखिए x3 डैश ऑफ टी डिफाइंड है, अगर हमें x3 डैश ऑफ माइनस टी चाहिए, यहां हमने माइनस टी से रिप्लेस किया, तो इन दोनों जगहों पर भी क्या करेंगे, हम t को माइनस टी से रिप्लेस कर देंगे। तो देयरफॉर y3 डैश ऑफ टी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, अल्फा इंटू x1 ऑफ माइनस टी प्लस बीटा इंटू x2 ऑफ माइनस टी। ये जो भी हमारा x3 डैश ऑफ टी था, x3 डैश ऑफ माइनस टी के लिए हमने इन दोनों जगहों पर t की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया, माइनस टी रिप्लेस कर दिया। अब इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2, क्या दिख रहा है आपको, y3 ऑफ टी और y3 डैश ऑफ टी दोनों चीजें क्या हैं, सेम है। तो यहां से हमें मिला कि if y3 डैश ऑफ टी इज इक्वल टू y3 ऑफ टी, देयरफॉर द सिस्टम इज फॉलोइंग। हमने दोनों कंडीशंस एडिटिविटी और होमोजेनिटी एक ही में चेक कर लिया है, मतलब सिस्टम एडिटिव भी है, होमोजेनिटी होमोजेनियस भी है, मतलब सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है, तो सिस्टम क्या है हमारा, लीनियर है, ठीक है। और केस लीजिए, अगर आपने ले लिया y ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी इंटू एक्स ऑफ टी, ठीक है। इसके लिए आप फिर से यही प्रोसीजर फॉलो कीजिए, आप यहां y1 ऑफ टी आउटपुट डिफाइन कीजिए, तो क्या होगी वैल्यू, t इंटू इनपुट हमने क्या अप्लाई किया, x1 ऑफ टी, x1 ऑफ टी इनपुट के लिए हमने आउटपुट को क्या नाम दे दिया है, y1 ऑफ टी। फिर आप y2 ऑफ टी डिफाइन कीजिए, क्या होगी वैल्यू, t इंटू x2 ऑफ टी। तो अब एक नया आउटपुट आप डिफाइन कीजिए y3 ऑफ टी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो, अल्फा y1 ऑफ टी प्लस बीटा y2 ऑफ टी। तो इस रिलेशन से y3 ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y1 ऑफ टी है, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू टी इंटू x1 ऑफ टी प्लस ये y2 ऑफ टी है, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू टी इंटू x2 ऑफ टी। या फिर इसको आप और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते थे कि y3 ऑफ टी इज इक्वल्स टू, टी दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, तो अगर आप टी कॉमन बाहर कर लें तो अल्फा इंटू x1 ऑफ टी प्लस बीटा इंटू x2 ऑफ टी, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब हम क्या मानते हैं, अब हम एक नया इनपुट एज्यूम करेंगे, क्या नाम देंगे, x3 डैश ऑफ टी। हर कंडीशन में आपको यही लेनी है इनपुट की वैल्यू। तो हमने फिर से मान लिया कि लेट हमारा कोई इनपुट है x3 डैश ऑफ टी, जो किसके बराबर है, अल्फा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी के बराबर है। तो इसी रिलेशन से उस इनपुट के लिए आउटपुट को अगर हमने नाम दिया y3 डैश ऑफ टी, तो वैल्यू क्या होगी, t इंटू इनपुट x3 डैश ऑफ टी। आउटपुट कैसे मिलता है, जो भी इनपुट के लिए आप आउटपुट डिफाइन कर रहे हैं उसको बस t से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो y3 ऑफ डैश ऑफ t किसके लिए आउटपुट था, x3 डैश ऑफ t के लिए, तो हमने लिखा t इंटू x3 डैश ऑफ t। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y3 डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू t इंटू x3 डैश ऑफ t की वैल्यू आपने ऊपर डिफाइन कर रखी है, वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब फिर से क्या दिख रहा है आपको, दोनों से y3 ऑफ t की वैल्यू और y3 डैश ऑफ t की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो फिर से अगर y3 डैश ऑफ t इक्वल है किसके, y3 ऑफ t के, तो आप कहेंगे कि हमारी दोनों प्रॉपर्टीज होमोजेनिटी और एडिटिविटी फुलफिल हो गई, मतलब सिस्टम सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है, तो सिस्टम क्या हमारा लीनियर है, ठीक है। अगर हमने मान लीजिए सिस्टम डिफाइन किया y ऑफ t इज इक्वल्स टू cos t इंटू x ऑफ t, ठीक है। सिमिलर वे में प्रोसीड करते जाइए। अब हम जल्दी इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, तो यहां से y1 ऑफ t इज cos t इंटू x1 ऑफ t, y2 ऑफ t इज इक्वल्स टू cos t इंटू x2 ऑफ t। देयरफॉर आउटपुट y3 डैश ऑफ t, दैट इज अल्फा इंटू y1 ऑफ t प्लस बीटा इंटू y2 ऑफ t इज इक्वल्स टू y3
y3 ऑफ टी लेते हैं हम, y3 ऑफ टी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू कॉस टी इंटू x1 टी प्लस बीटा इंटू कॉस टी इंटू x2 टी। तो यहां से कॉस टी अगर आप कॉमन कर लें तो आपको मिल जाएगा अल्फा इंटू x1 ऑफ टी प्लस बीटा इंटू x2 ऑफ टी। ठीक है, ये वैल्यू हो गई y3 ऑफ टी की, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। फिर हमने नया डिफाइन किया कि लेट हमारा एक नया इनपुट है x3 डैश ऑफ टी, जिसकी वैल्यू है अल्फा टाइम्स x1 ऑफ टी प्लस बीटा टाइम्स x2 ऑफ टी। तो इसी रिलेशन से हमारे इस इनपुट के लिए आउटपुट को अगर हमने y3 डैश ऑफ टी नाम दिया तो वैल्यू हो जाएगी cos t इंटू इनपुट x3 डैश ऑफ टी। यहां से cos t इंटू जो भी इनपुट के लिए हम आउटपुट डिफाइन कर रहे हैं इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज y3 डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू cos t इंटू x3 डैश ऑफ टी की वैल्यू ये है हमारे पास अल्फा इंटू x1 ऑफ टी प्लस बीटा इंटू x2 ऑफ टी। फिर से देखिए, इसको इक्वेशन 2 अगर मान लें तो आपको दिख रहा है फिर से कि y3 डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू y3 ऑफ टी, इसलिए सिस्टम हमारा फिर से कैसा है, लीनियर है। ठीक है, तो हमने ये जो केसेस लिए, एक और केस आप इसी टाइप का कर लीजिए। अगर हमारे पास होता y ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स टी, इसके लिए भी आप अगर देखते तो y1 ऑफ टी 2 इंटू x1 टी, y2 ऑफ टी 2 इंटू x2 ऑफ टी, y3 ऑफ टी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू x1 ऑफ टी, अल्फा इंटू y1 ऑफ टी प्लस बीटा इंटू y2 ऑफ टी, दैट इज 2 इंटू x2 ऑफ टी। इसमें से आप 2 कॉमन कर लेते तो अल्फा x1 ऑफ टी प्लस बीटा y1 ऑफ x2 ऑफ टी, ये आपको ऐसी वैल्यू मिल जाती। फिर से ये हमारे y3 ऑफ टी की वैल्यू होती इक्वेशन 1, और आप डिफाइन करते यहाँ से एक नया इनपुट x3 डैश ऑफ टी, जिसकी वैल्यू होती अल्फा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी। हम एक जैसे एग्जांपल्स क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, अभी हम देखेंगे इसका रीजन। y3 डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू x3 डैश ऑफ टी, दैट इज इक्वल्स टू y3 डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी। ठीक है, इक्वेशन 2 फिर से हमें दिख रहा है कि y3 डैश ऑफ टी इज इक्वल टू y3 ऑफ टी, देयरफॉर हम फिर से कहेंगे कि सिस्टम जो हमारा है ये क्या है, लीनियर है। तो हमने इतने जो एग्जांपल्स किए हैं ये क्या शो करने के लिए किए। सबसे पहले आपने जो एग्जांपल लिया, देखिए, चलिए ठीक है, इसको हम रब कर लेते हैं और फिर जो चीजें हमने की हैं ये रिजल्ट्स आप याद रखिएगा कौन कौन से हमने एग्जांपल्स देख लिए। x ऑफ साइन टी हमारा लीनियर आया, हमने इसके पहले x ऑफ टी क्यूब लिया था, वो लीनियर था। फिर हमने y ऑफ टी x ऑफ माइनस टी लिया, ये लीनियर है। t इंटू एक्स टी लिया, ये भी लीनियर है। cos t इंटू एक्स टी लिया, ये भी लीनियर है। और 2 इंटू एक्स ऑफ टी लिया, ये भी सिस्टम हमारा लीनियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है। तो अभी आपने ये देखा कि देखिए, अगर मान लीजिए हमारा सिस्टम ऐसा होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t, तब तो ये डेफिनेटली लीनियर होता ही होता। ठीक है, आपने अगर सिस्टम ऐसा लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t क्यूब, ये भी सिस्टम लीनियर था। आपने लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ साइन t, ये भी सिस्टम लीनियर था। ठीक है, अगर आप और लेते y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ e टू द पावर t, इसको भी आप चेक कर लेना, ये सिस्टम भी लीनियर आएगा। y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ log ऑफ t आप चेक करेंगे, ये भी आपको सिस्टम लीनियर मिलेगा। मतलब ये सभी चीजें क्या हैं, x ऑफ t अगर लीनियर था, अगर हमने टाइम में कोई स्केलिंग कर दी, जैसे अगर हमने क्या कर दिया, x ऑफ t क्यूब कर दिया, नॉन लीनियर स्केलिंग का केस है, t की जगह sin t पुट कर दिया, ये भी स्केलिंग का केस है। e टू द पावर t, ये भी स्केलिंग का केस है। log ऑफ t, ये भी स्केलिंग का केस है। तो ऐसे जितने भी चीजें होंगी जो आपको इस x ऑफ t पर स्केलिंग, टाइम स्केलिंग से मिल रहा है, वो सभी केसेस में सिस्टम हमारा लीनियर रहेगा। मतलब फर्स्ट हमारा कंक्लूजन ये है कि टाइम स्केलिंग से हमारी लीनियरिटी को फर्क नहीं पड़ता। अगर सिस्टम पहले लीनियर था तो टाइम स्केलिंग के बाद भी सिस्टम क्या होगा, लीनियर होगा। इसमें आप और क्या एग्जांपल्स ले सकते थे, ऐसे ही कोई भी स्केलिंग आप अंदर ले लीजिए, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ 2t ले लीजिए, ये भी सिस्टम हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। t के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, सब n के रिस्पेक्ट में भी लिखेंगे तो भी चीजें क्या होंगी, लीनियर होंगी। तो ये सभी सिस्टम्स हमारे क्या हैं, लीनियर हैं। तो यहां से क्या कंक्लूजन है हमारा कि टाइम स्केलिंग, इसका कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट, इसकी वजह से हमारी लीनियरिटी वैनिश नहीं होती। अगर सिस्टम हमारा लीनियर था तो टाइम स्केलिंग के बाद भी सिस्टम क्या होगा, लीनियर रहेगा। ठीक है,
फिर हमने ये देखा कि हमने एक सिस्टम लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू t इंटू एक्स टी, सिस्टम लीनियर है। फिर हमने लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू cos ऑफ t इंटू एक्स टी, हमने देखा सिस्टम लीनियर है। यहां पर एक और केस आपने क्या लिया था, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस टी भी लिया था। ये भी आप इसको टाइम स्केलिंग का केस समझ सकते हैं। हमने देखा था टाइम रिवर्सल जो है वो स्केलिंग का ही एक स्पेशल केस है, जहां पर स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो इन सभी केसेस में आपको क्या मिला, सिस्टम लीनियर मिला। दूसरे में हमने देखा yt इज इक्वल्स टू t इंटू एक्स टी ले लें, या yt इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ t इंटू एक्स टी ले लें, या फिर हम yt इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 4 इंटू एक्स टी ले लिया। इन सभी केसेस में भी सिस्टम हमारा क्या है, लीनियर है। इसका मतलब अगर x ऑफ t में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से देखिए कोफिशिएंट ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ टाइम है, ये भी कोफिशिएंट कैसा है, फंक्शन ऑफ टाइम है। इन तीनों ही केसेस में भी हमने देखा सिस्टम क्या था हमारा, फिर से इन तीनों केसेस में सिस्टम कैसा था, लीनियर था। ये सभी सिस्टम्स हमारे जो मिले ये कैसे सिस्टम्स थे, लीनियर थे। तो यहां से हमने क्या कहा, टाइम स्केलिंग का इफेक्ट लीनियरिटी पर नहीं होता, ठीक है। यहां से क्या कहेंगे, एनी कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड इन x ऑफ t आइदर इट इज कांस्टेंट or it is function of independent variable or it is function of dependent variable, all the coefficients, अगर हम कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं x of t में तो भी सिस्टम की लीनियरिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये सारे सिस्टम्स भी क्या होंगे, लीनियर होंगे। मतलब किस चीज का इफेक्ट नहीं है, अगर हम कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट देख रहे हैं, कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन इन x of t, ठीक है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर सिस्टम पहले लीनियर था तो x ऑफ t हमारा अगर लीनियर ऑपरेशन अंदर है x ऑफ में, तो x में अगर लीनियर है तो उसको हम किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे कोफिशिएंट कांस्टेंट हो चाहे कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ टाइम हो, उससे लीनियरिटी वैनिश नहीं होगी। सिस्टम लीनियर था तो लीनियर ही रहेगा, ठीक है। तो ये दो केसेस हमने किए हैं। अब हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें आगे और देखेंगे कि कौन कौन से और ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनसे लीनियरिटी वैनिश नहीं होती और कब तक सिस्टम हमारा लीनियर रहेगा। फिर हम डिफाइन करेंगे कि कौन से ऑपरेटर्स नॉन लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं, और किस ऑपरेटर को देखकर ही आपको समझ जाना है कि ये सिस्टम हमारे नॉन लीनियर सिस्टम्स होंगे। और नॉन लीनियर करने के बाद फिर हम जो एग्जाम्पल्स लेंगे, एक हम टेबल बनाएंगे, ऑलमोस्ट 25-30 ऐसे हम एग्जांपल्स ले लेंगे जिसमें हम एक साथ डिफाइन करेंगे कि सिस्टम हमारा स्टैटिक, डायनामिक, कॉजल, नॉन कॉजल, लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी हैं, ठीक है। तो हम करते हैं उसके बाद। तो लीनियर सिस्टम की बात कर रहे थे आप कि लीनियर सिस्टम, कब तक सिस्टम लीनियर रहेगा, अगर हमारे पास टाइम में कोई स्केलिंग है उससे लीनियरिटी वैनिश नहीं होगी। अगर x ऑफ t में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है तो चाहे वो कोफिशिएंट कांस्टेंट हो या फंक्शन ऑफ टाइम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम क्या रहेगा हमारा, लीनियर रहेगा। लीनियर के केस में अगर आप नेक्स्ट देखें तो जो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर ऑपरेटर्स हैं ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं। जैसे अगर आपके पास अगर y ऑफ t आउटपुट डिफाइंड है, सपोज इट इज गिवन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू t x ऑफ टाउ डी टाउ। अब अगर इसके लिए आप चेक करना चाहें सिस्टम लीनियर है या नहीं, तो फिर से 2 स्टेप में कर सकते हैं, चाहे तो 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। तो अगर हमने पहले इसकी एडिटिविटी चेक करने की कोशिश की, तो एडिटिविटी के लिए y1 ऑफ t सिग्नल आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू t x1 ऑफ टाउ डी टाउ। y2 ऑफ t आउटपुट की वैल्यू y2 ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू t x2 ऑफ टाउ डी टाउ। अगर हमने इन दोनों आउटपुट्स का सम डिफाइन किया तो y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t, इसको अगर हमने मान लिया एक नया आउटपुट y3 ऑफ t, तो इसकी वैल्यू हमें मिल रही है, दैट इज इक्वल्स टू, आप इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये आप ठीक है एक बार लिख लीजिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू t x1 ऑफ टाउ डी टाउ प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू t x2 ऑफ टाउ डी टाउ, ठीक है। अब यहां से देखिए ये दोनों इंटीग्रल्स जो है हमारे वो टाउ के रिस्पेक्ट में है, तो अगर आप चाहें तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू t x1 ऑफ टाउ प्लस x2 ऑफ टाउ डी टाउ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये हमारे लिए इक्वेशन 1 हो गई वैल्यू। अब आपने एक नया आउटपुट इनपुट डिफाइन किया x3 डैश ऑफ t, जिसकी वैल्यू है x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। तो इसी रिलेशन से अगर हम इस इनपुट के लिए आउटपुट डिफाइन करें तो हमारा जो आउटपुट होगा y3 डैश ऑफ t, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू t x3 डैश ऑफ टाउ डी टाउ, ठीक है। y ऑफ t क्या होती है वैल्यू, जो भी इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं वो x ऑफ टाउ डी टाउ। तो यहां पर हम इनपुट x3 डैश ऑफ t के लिए देख रहे हैं, तो यहां हमने लिखा x3 डैश ऑफ टाउ डी टाउ। x3 डैश ऑफ t ये वैल्यू है, तो x3 डैश ऑफ टाउ की वैल्यू क्या होगी, therefore it is equals to -∞ to t x1 of tau plus x2 of tau
डी टाउ। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें, y3 डैश ऑफ टी मिल रहा है यहां से आपको, ये इक्वेशन 2, तो आप अगर इक्वेशन 1 और 2 को चेक करें तो दोनों वैल्यूज जो है वो सेम है। मतलब जो सिस्टम है हमारा y3 डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू y3 ऑफ टी, तो देयरफॉर सिस्टम क्या है, अभी हम लीनियर नहीं कहेंगे क्योंकि हमने अल्फा और बीटा का टर्म नहीं लिया था, तो अभी हमने सिर्फ क्या चेक किए, एडिटिविटी चेक की है। तो कहेंगे हम जो सिस्टम है हमारा वो कैसा है सिस्टम हमारा एडिटिव है। अब अगर आपको होमोजेनिटी चेक करनी है तो होमोजेनिटी के केस में क्या होना चाहिए, अगर हम रिस्पॉन्स देखें फॉर इनपुट अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी, तो ये रिस्पॉन्स किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारा प्रीवियस आउटपुट था, जैसे हमने उसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दिया हो, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया हो। ठीक है, हमारे पास ये आउटपुट है y ऑफ टी की वैल्यू। अगर आप पहले RHS फाइंड कर लें तो अल्फा टाइम्स y ऑफ टी की क्या वैल्यू होगी, जो भी हमारा ये आउटपुट है हमने सिंपली इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया, अल्फा कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर रख सकते हैं हम उसको, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। ठीक है, ये हमारे पास सपोज हमने इसको कहा y1 ऑफ टी, ठीक है, दैट इज अल्फा टाइम्स y ऑफ टी। हमने सिंपली इस आउटपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया और ये RHS देख लिया, इस RHS की वैल्यू कितनी है, अल्फा टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टाउ एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। अब अगर हम इस इनपुट की जगह पर हम क्या चाहते हैं, रिस्पॉन्स किस इनपुट के लिए देखना, अगर हम इनपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, अप्लाई करते, तो उस केस में सपोज आउटपुट को अब हम y2 ऑफ टी कह रहे हैं, जो क्या हमारा रिस्पॉन्स है किसके लिए, फॉर इनपुट अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी के लिए। तो अगर x ऑफ टी के लिए आउटपुट ये है वैल्यू, तो अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी के लिए क्या होगी वैल्यू, इस इनपुट की जगह पर आप अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी पुट कर दीजिए, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी। अब हमने इनपुट जो अप्लाई किया वो क्या अप्लाई किया, सिर्फ xt नहीं अप्लाई करके, और ये टाउ के रिस्पेक्ट में आप ले रहे हैं अगर, तो ये डमी वेरिएबल से कुछ भी वैल्यू लिखेंगे आप, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास अब ये आउटपुट है किसके लिए, इनपुट अगर हम अल्फा इंटू एक्स ऑफ टाउ ले रहे हैं, अल्फा कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, अल्फा इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टाउ माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। फिर से देखिए ये जो आउटपुट्स हैं y1 और y2, ये दोनों आउटपुट्स क्या दिख रहे हैं आपको, सेम दिख रहे हैं। मतलब जो सिस्टम है हमारा वो सिस्टम और क्या है, एडिटिव तो पहले ही था, और सिस्टम कैसा है हमारा, होमोजीनियस भी है। तो होमोजीनियस भी है अगर, तो आप कह सकते हैं कि ये जो ओवरऑल सिस्टम है वो क्या है, लीनियर है, क्योंकि एडिटिव भी है और होमोजीनियस भी है। सिमिलरली आप अगर चेक करते अगर आपके पास y ऑफ टी डिफाइंड होता d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t से, इसके लिए भी आप अगर चेक करते तो ये सिस्टम भी आपका क्या आता, लीनियर आता। जैसे मान लीजिए यहां से देख भी सकते हैं आप, y1 ऑफ t की वैल्यू क्या होती, d बाई डी टी ऑफ x1 ऑफ t, y2 ऑफ t की वैल्यू दैट इज d बाई डी टी ऑफ x2 ऑफ t। तो अगर हमने एक नया आउटपुट डिफाइन किया y3 ऑफ t, दैट इज इसमें हम एक साथ ही अगर चेक कर लें अल्फा इंटू y1 ऑफ t प्लस बीटा इंटू y2 ऑफ t, तो क्या होगी वैल्यू, अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स हैं तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर रहेंगे, मतलब अल्फा इंटू डी एक्स1 ऑफ टी बाई डी टी प्लस बीटा इंटू डी एक्स ऑफ x2 अपॉन डी टी। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट y3 ऑफ t की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और क्या करते थे आप, अब एक इनपुट डिफाइन करेंगे हम x3 डैश ऑफ t, ये हमारा एक इनपुट है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा टाइम्स x1 ऑफ t प्लस बीटा टाइम्स x2 ऑफ t। अगर आपने ये इनपुट डिफाइन किया तो इस इनपुट के लिए इसी रिलेशन से आउटपुट क्या आएगी वैल्यू, आउटपुट जो होता है वो क्या होती है वैल्यू y, अगर हम इसके लिए आउटपुट डिफाइन कर रहे हैं तो y3 डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ, जो आपने इनपुट लिया है x3 डैश ऑफ t के लिए, अगर आपको आउटपुट देखना है तो यहां से x3 डैश ऑफ t की अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज y3 डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ x3 डैश की जगह पर अल्फा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t। डिफरेंशिएट ऑपरेटर बारी बारी से आप ले सकते हैं, अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स हैं तो ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी, y3 डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी x1 ऑफ t अपॉन डी टी प्लस बीटा इंटू डी x2 ऑफ t अपॉन डी टी। तो फिर से देखिए इक्वेशन 2 अगर हम कहें इसको, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, दोनों सेम है। मतलब ये सिस्टम अब हमने इसमें अल्फा और बीटा दोनों टर्म्स लेकर किया था, मतलब एक ही स्टेप में आपने क्या चेक किया, होमोजेनिटी और एडिटिविटी दोनों ही चेक कर ली। मतलब आप कहेंगे कि जो सिस्टम है ये सिस्टम कैसा है हमारा, लीनियर है। तो अभी हम सिर्फ लीनियर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा अगर टाइम में कोई स्केलिंग है तो सिस्टम लीनियर रहेगा,
फिर हमने देखा कि अगर x ऑफ टी में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, चाहे वो टाइम का फंक्शन हो या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, सिस्टम क्या होगा, लीनियर होगा। थर्ड हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रल या डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं इनसे भी लीनियरिटी कोई इफेक्ट नहीं है। अब जैसे अगर हमने ले लिया, सपोज हम एक सिस्टम देखें y ऑफ टी इज इक्वल्स टू इवन ऑफ x ऑफ टी। तो अगर आप इवन ऑफ x ऑफ टी के लिए देखना चाहते हैं तो इवन ऑफ x ऑफ टी का क्या मतलब होता है, x ऑफ टी प्लस x ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। ये इवन फंक्शन के लिए फॉर्मूला है, इवन इक्विवेलेंट किसी फंक्शन का आप इसलिए लिखते हैं। इसको आप और ऐसे भी लिख सकते थे 1/2 टाइम्स x ऑफ टी प्लस 1/2 टाइम्स x ऑफ माइनस टी। ये हमारे y ऑफ t की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहां से देखना चाहते, अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ क्या होता, y ऑफ t इज इक्वल्स टू xt होता, ऑब्वियसली लीनियर था, उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। x ऑफ t में आप किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखा अपने सिस्टम क्या होता है, लीनियर ही रहता है। मतलब अगर सिर्फ इतना पार्ट होता तो सिस्टम हमारा लीनियर था। इसको छोड़ दीजिए, अगर हमारे पास सिर्फ ये पार्ट होता तो आपने देखा है x ऑफ माइनस टी में अगर आपने स्केलिंग कर दिया, हमने देखा था टाइम रिवर्सल स्पेशल केस ऑफ स्केलिंग विथ -1 स्केलिंग फैक्टर, तो x ऑफ माइनस टी हमारा लीनियर ऑपरेशन होता। अगर ये चीज नहीं होती, अगर हमारे पास y ऑफ टी लिखा होता सिर्फ x ऑफ माइनस टी, तो सिस्टम लीनियर था। उसमें आपने कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया, कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ टाइम भी होता तो भी सिस्टम क्या होता, लीनियर होता। मतलब अपने आप में अगर सिर्फ ये पार्ट होता तो सिस्टम लीनियर था, या सिर्फ ये पार्ट होता तो भी सिस्टम क्या था, लीनियर था। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ गया तो भी सिस्टम आप देखेंगे वो हमेशा लीनियर ही रहेगा। मतलब यहां से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, अगर y ऑफ t में 2, 3, 4, 5 ऐसे कितने भी टर्म्स हैं, अगर हर इंडिविजुअल टर्म अपने आप में एक लीनियर ऑपरेशन स्पेसिफाई कर रहा है तो वो जो ओवरऑल सिस्टम होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। लेकिन अगर इसमें 4 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स लीनियर ऑपरेशंस हैं, लेकिन एक भी टर्म अगर ऐसा है जो नॉन लीनियर ऑपरेटर है, तो फिर ओवरऑल सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। मैं इसको एक को चेक कर लेते हैं, इसको हम दूसरों को चेक नहीं करें। जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसा ले लिया, सपोज इसको भी हम देखेंगे, जैसे अगर y ऑफ t की वैल्यू ऐसे लिखी होती x ऑफ t माइनस 2 प्लस x ऑफ t प्लस 2। अगर सिर्फ x ऑफ t माइनस 2 होता तो सिस्टम क्या होता, लीनियर होता। सिर्फ x ऑफ t प्लस 2 होता तो भी सिस्टम क्या होता, लीनियर होता। अब अगर हम एडिशन के लिए देखना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर आप अगर देखना चाहते हैं तो y1 ऑफ t की क्या वैल्यू होगी, x1 ऑफ t माइनस 2 प्लस x1 ऑफ t प्लस 2। हमने x1 ऑफ t इनपुट के लिए आउटपुट y1 ऑफ t लिखा, y2 ऑफ t की क्या वैल्यू होगी, x2 ऑफ t माइनस 2 प्लस x2 ऑफ t प्लस 2। हमने एक आउटपुट डिफाइन किया y3 ऑफ t जो अल्फा टाइम्स y1 ऑफ t प्लस बीटा टाइम्स y2 ऑफ t से हमें मिलता है। मतलब हम दोनों ही प्रॉपर्टीज एक साथ चेक करना चाहते हैं, होमोजेनिटी और एडिटिविटी। तो यहां से देखिए y3 ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा y1 ऑफ t है, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज अल्फा x1 ऑफ t माइनस 2 प्लस अल्फा x1 ऑफ t प्लस 2, प्लस इसी में हमें और क्या क्या ऐड करना है, बीटा टाइम्स y2 ऑफ t, दैट इज बीटा x2 ऑफ t माइनस 2 प्लस बीटा x2 ऑफ t प्लस 2। ये ओवरऑल हमारा आउटपुट क्या है, y3 ऑफ t है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं हमारा कोई इनपुट है x3 डैश ऑफ t जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t के बराबर है, ठीक है। तो अब अगर इसी रिलेशन से अगर हम इसके लिए आउटपुट देखना चाहते हैं तो आउटपुट को हमने नाम दिया y3 डैश ऑफ t, क्या वैल्यू होगी, जो भी इनपुट है उसमें एक बार t माइनस 2 पुट करना है और एक बार t प्लस 2 पुट करना है। मतलब x3 डैश ऑफ t माइनस 2 प्लस x3 डैश ऑफ t प्लस 2, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो इक्वल्स टू ये x3 डैश ऑफ t है, तो x3 डैश ऑफ t माइनस 2 और प्लस 2 क्या होगा, जब आपको t माइनस 2 पुट कर फाइंड करना है तो इन दोनों जगह पर t को रिप्लेस कर दीजिए t माइनस 2 से, प्लस 2 के लिए प्लस 2 से रिप्लेस कर दीजिए। मतलब क्या वैल्यू होंगी, अल्फा इंटू, अगर हम x3 डैश ऑफ t माइनस 2 लिख रहे हैं तो अल्फा इंटू x1 ऑफ t माइनस 2 प्लस बीटा इंटू x2 ऑफ t माइनस 2। फिर अब हम क्या करेंगे, t प्लस 2 अगर फाइंड करना है हमें तो उसके लिए प्लस,
फिर से यहां पर +2 अप्लाई कीजिए तो अल्फा इंटू x1 ऑफ t प्लस 2 प्लस बीटा इंटू x2 ऑफ t प्लस 2, यह आपका y3 डैश ऑफ t। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, अल्फा x1 ऑफ t, अल्फा x1 ऑफ t प्लस 2, अल्फा x1 ऑफ t माइनस 2, अल्फा x1 ऑफ t प्लस 2, ये पार्ट आ गया। और यहां से ये पार्ट आपको दिख रहा है बीटा x2 ऑफ t माइनस 2, बीटा x2 ऑफ t प्लस 2, मतलब ये दोनों चीजें जो है ये क्या दिख रही हैं आपको, सेम दिख रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है हमारा ये क्या है, लीनियर है। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि अगर इसमें दो पार्ट्स थे, अगर एक पार्ट ये अपने आप में ये भी लीनियर था, ये पार्ट ये भी लीनियर था, तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो भी क्या होगा, लीनियर होगा। तो इसलिए जैसे यहां से भी अगर हम देखते, अगर ये पार्ट भी लीनियर है और ये पार्ट भी लीनियर है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा ये सिस्टम भी क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं, आपको होमवर्क है, चेक कर लीजिए इसको, तो ये लीनियर होगा। ऐसे ही अगर आप लेते y ऑफ t इज इक्वल्स टू ऑड ऑफ x ऑफ t, तो ऑड ऑफ x ऑफ t की क्या वैल्यू होती है, जैसे आपने इवन के लिए लिखा वैसे ही आप लिख सकते थे 1/2 x ऑफ t माइनस 1/2 x ऑफ माइनस t। फिर से इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये साइन हमारा प्लस है या माइनस है, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहां कोफिशिएंट x ऑफ माइनस टी का +1/2 था, यहां कोफिशिएंट x ऑफ माइनस टी का कितना है, -1/2। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन माइनस हो प्लस हो, ये कोफिशिएंट चाहे टाइम का फंक्शन हो नहीं हो, हर केसेस में ये सिस्टम क्या होगा, लीनियर होगा, अगर अपने आप में ये दोनों पार्ट्स क्या है, लीनियर ऑपरेशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो हमने ये देखा अगर एक से ज्यादा पार्ट से मिलकर के कोई सिस्टम बन रहा है, आउटपुट अगर हर इंडिविजुअल पार्ट अपने आप में लीनियर ऑपरेशन है, तो सिस्टम ओवरऑल क्या होगा, लीनियर होगा। यहां भी देखा आपने, इससे आपने वेरीफाई भी कर लिया। एक और अगर आप देख लें एग्जांपल, सपोज हमारे पास है कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस 4 फॉर t ग्रेटर देन t लेस देन 0, less than or equals to 0, and it is x of t plus 4 for t greater than 0। इसको हम कहते हैं क्या है, टाइम में स्प्लिटेड फंक्शंस हैं। मतलब इनपुट जो हमारा है, आउटपुट, वो अलग अलग टाइम के लिए वो अलग अलग इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। t ग्रेटर देन या 0 पर इस चीज को फॉलो कर रहा है, t लेस देन 0, लेस देन के लिए किसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। मतलब आप अगर लिखना चाहते, देखिए यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं आप, अगर कोई चीज सिर्फ लेस देन और इक्वल्स टू 0 के लिए एग्जिस्ट कर रही है कंटिन्यूअस टाइम में, तो जैसे अगर ग्रेटर देन के लिए बस एग्जिस्ट करती है, तो आप उस फंक्शन के साथ क्या मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ut। अगर आप xt ut लिख देते हैं तो इसका मतलब वैल्यू होगी x ऑफ t के बराबर, लेकिन कहां से कहां तक होगी, सिर्फ 0 से इन्फिनिटी तक होगी। ऐसे ही अगर आपको किसी के लिए लिखना है कि फंक्शन हमारा -∞ से 0 तक ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, u ऑफ माइनस टी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मतलब इसी एक्सप्रेशन को आप चाहते तो ऐसे भी समझ सकते थे कि ये क्या चीज लिखी हुई है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस 4 इंटू u ऑफ माइनस टी प्लस x ऑफ t प्लस 4 इंटू u ऑफ t, ऐसा समझ सकते हैं आप। u ऑफ t लिख दिया, मतलब ये वैल्यू किसके लिए होगी, ग्रेटर देन 0 के लिए होगी। और अगर ये हमने u ऑफ माइनस टी लिख दिया, मतलब ये वैल्यू होगी आउटपुट की किसके लिए, फॉर लेस देन और इक्वल्स टू 0 के लिए, -∞ टू 0 के लिए। ठीक है, तो अब अगर आप इस चीज को देखें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू u ऑफ माइनस टी इंटू x ऑफ t माइनस 4 प्लस u ऑफ t इंटू x ऑफ t प्लस 4। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर ये पार्ट भूल जाइए, अभी अगर सिर्फ इतना होता x ऑफ t माइनस 4 तो सिस्टम लीनियर था। हमने उसमें कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोफिशिएंट क्या है, u ऑफ t है, u ऑफ माइनस टी है, साइन t है, t है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, आप जानते हैं वो सिस्टम को लीनियर ही रखेगा, लीनियरिटी उससे वैनिश नहीं होगी। तो मतलब ये जो पार्ट है ये हमारा इंडिविजुअल, अगर हम देखें इस पार्ट को, तो ये पार्ट हमारा लीनियर होगा। ऐसे ही आप इस पार्ट को भी देखें, अगर सिर्फ x ऑफ t प्लस 4 होता तो लीनियर था, उसमें कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पार्ट भी क्या होगा, लीनियर होगा। और अभी हमने देखा कि अगर दो पार्ट से मिलकर के कोई बन रहा है सिस्टम का आउटपुट, और दोनों पार्ट्स अपने आप में लीनियर अगर हैं, तो ओवरऑल सिस्टम भी क्या होगा, लीनियर होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम भी क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, ये हमारा कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम क्या होगा, हमारा लीनियर होगा। तो देखिए अभी तक आपने क्या क्या चीजें देख ली हैं, एक बार उसको फिर से रिकॉल कर लीजिए कि सिस्टम, लीनियर सिस्टम्स कौन कौन से होंगे। आपने लिखा y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t क्यूब हो, y ऑफ t इज इक्वल्स टू, जो ऑपरेशंस आपने जो इक्वेशंस देख लिए हैं बस उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ साइन t हो, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ
e टू द पावर t हो, y ऑफ t इज इक्वल्स टू log ऑफ t हो, x ऑफ log ऑफ t हो, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस टी हो। मतलब किसी भी टाइप की स्केलिंग का कोई भी केस हो, उससे सिस्टम की लीनियरिटी वैनिश नहीं होती। ये सारे सिस्टम्स क्या होंगे? लीनियर होंगे। मतलब अगर x के अंदर में कुछ भी चीज लिखी हुई है तो वो सिस्टम, अगर t का कोई भी फंक्शन है तो वो फंक्शन हमेशा क्या होगा? ये सिस्टम्स क्या होंगे? हमेशा लीनियर होंगे। सेकेंड, आपने देखा कि अगर हम कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप चाहे t इंटू एक्स टी के लिए देखें, सिस्टम लीनियर था। वाई टी इज इक्वल्स टू cos t इंटू एक्स टी के लिए देखा आपने, सिस्टम लीनियर था। y ऑफ t इज इक्वल्स टू 4 cos t के लिए 4 x ऑफ t के लिए देखा आपने, ये सिस्टम भी क्या था? लीनियर था। x ऑफ t में कैसा भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाए, सिस्टम क्या रहेगा? लीनियर रहेगा। थर्ड केस आपने देखा कि इंटीग्रेशन से अगर मिल रहा है आउटपुट y t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t x ऑफ टाउ डी टाउ, सिस्टम लीनियर होगा। y ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ एक्स टी, d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t, सिस्टम क्या होगा? लीनियर होगा। फोर्थ, आपने ये देखा अगर हमारे पास इस टाइप से कोई फंक्शन है y ऑफ t इज इक्वल्स टू इवन ऑफ x ऑफ t, या फिर हम कहें y ऑफ t इज इक्वल्स टू ऑड ऑफ x ऑफ t, ये सभी हमारे क्या हैं? ऑड ऑफ x ऑफ t, ये भी हमारा क्या होगा? लीनियर होगा। फिर आपने देखा कि अगर कोई ऐसे हमारे इनपुट के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है कि अल्फा टाइम्स x1 ऑफ t प्लस बीटा टाइम्स x2 ऑफ t, ऐसा अगर कोई हमारा सिग्नल है तो भी वो सिस्टम क्या होगा? लीनियर होगा। y ऑफ t इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स ऑफ t माइनस टी नॉट प्लस बीटा इंटू एक्स ऑफ t प्लस टी नॉट। इस टाइप से अगर कोई फंक्शन है, क्योंकि देखिए अभी हमने यहां दोनों का कोफिशिएंट 1 लिया था, तो अगर 1 के लिए ये लीनियर है तो इसमें हम कुछ भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दें, उसके लिए भी सिस्टम क्या होगा? लीनियर ही होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा कोई इस फॉर्म का सिग्नल है आउटपुट y ऑफ t इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स ऑफ t माइनस टी नॉट प्लस बीटा इंटू एक्स ऑफ t प्लस टी नॉट, ये सिस्टम भी हमारा क्या होगा? लीनियर होगा। फिर आपने ये देखा कि अगर कोई टाइम में स्प्लिटेड फंक्शंस हैं, जैसे आपने लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ t प्लस 4 t माइनस 4, इससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस आप किसी में भी ले सकते हैं, t माइनस 4 फॉर t लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड x ऑफ t प्लस 4 फॉर t ग्रेटर देन 0। तो टाइम में स्प्लिटेड फंक्शंस हैं अगर, तो वो भी कंटिन्यूअस के केस में वो सिस्टम्स भी क्या होंगे? लीनियर होंगे। अब देखिए जितनी चीजें आपने कंटिन्यूअस के केस में देखी हैं, सारी चीजें आप डिस्क्रीट के केस में वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा आप सिस्टम ले लीजिए y ऑफ n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स ऑफ n, सारा प्रोसीजर एज इट इज रहेगा, बिल्कुल वही रिजल्ट आएगा जो आपका कंटिन्यूअस के केस में आया है। ठीक है, तो अभी तक हमने लीनियर ऑपरेशंस की बात की कि कौन से सिस्टम्स लीनियर होंगे। तो देखिए कितने एग्जांपल्स हैं आपके पास, ये सारे सिस्टम्स जो होंगे, ये सारे सिस्टम्स क्या हैं? लीनियर हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन से सिस्टम्स लीनियर नहीं होंगे। ठीक है, और फिर हम वहां से देखना शुरू करेंगे कि अब जैसे कि हमने देख लिया कि सिस्टम लीनियर तो है, इससे पहले आप और क्या क्या पढ़ चुके हैं? कॉजल नॉन कॉजल देख चुके हैं, स्टैटिक डायनामिक देख चुके हैं, और टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट देख चुके हैं। तो अब इनमें हम वो सारी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि ये कॉजल होगा, डायनामिक होगा, जो भी चीजें होंगी उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। और तो लीनियर सिस्टम्स की हमने बात कर ली, कब तक सिस्टम्स लीनियर रहेंगे। अब अगर हम नॉन लीनियर ऑपरेशंस को देखें, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू हम लेते जाएंगे। सपोज हमारे पास कोई सिस्टम डिफाइंड है y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ t। ठीक है, अब अगर आप इस सिस्टम में चेक करें एडिटिविटी, होमोजेनिटी, अगर बारी बारी से हम चेक कर लें, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। अगर हम एडिटिविटी की बात करें तो y1 ऑफ t इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर ऑफ t, y2 ऑफ t इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर ऑफ t। तो अगर हम एक आउटपुट हमने डिफाइन किया y3 ऑफ t दैट इज y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t, तो ये वैल्यू क्या हो गई? x1 स्क्वायर ऑफ t प्लस x2 स्क्वायर ऑफ t, इक्वेशन 1। अब अगर हम इनपुट ले लेते x3 डैश ऑफ t, जिसकी वैल्यू x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t होती, और इस इनपुट के लिए अगर इस रिलेशन से हम आउटपुट देखें तो y3 डैश ऑफ t की वैल्यू आपको दिख रही है x3 डैश ऑफ t का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, x स्क्वायर ऑफ t, जो भी इनपुट हम देंगे उसका स्क्वायर हमें लेना है। तो x3 डैश ऑफ t की वैल्यू है हमारे पास x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, इसका क्या लेना है? हमें स्क्वायर लेना है। ये आपकी इक्वेशन 2। अब y3 डैश ऑफ t और y3 ऑफ t क्या इक्वल दिख रहे हैं? ये इंडिविजुअल्स का स्क्वायर है और यहां पर होल स्क्वायर है, तो यहां पर एक और टर्म एक्स्ट्रा क्या आएगा? 2 टाइम्स x1 ऑफ t इंटू x2 ऑफ t। मतलब ये दोनों चीजें अगर सेम नहीं है, देयरफॉर हम कह सकते हैं सिस्टम इज
नॉट एडिटिव। अभी हमने एडिटिविटी चेक की तो सिस्टम हमारा कैसा है, एडिटिव नहीं है, ठीक है, सिस्टम एडिटिव नहीं है। होमोजेनिटी भी अगर आप चेक करते तो y ऑफ t गिवन है हमारे पास x स्क्वायर ऑफ t, ठीक है। होमोजेनिटी के लिए हमें क्या चेक करना है, रिस्पॉन्स ऑफ अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी ये इक्वल होना चाहिए अल्फा इंटू वाई ऑफ टी के। मतलब एक बार हम आउटपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई कर लें तब जो हमारी आउटपुट की वैल्यू आ रही है वो कैसी होनी चाहिए, अगर हम इनपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई करके दें तब उसके लिए क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखिए यहां से अगर y ऑफ t की ये वैल्यू है तो अल्फा इंटू वाई ऑफ टी की क्या वैल्यू होगी, ये पहले हमने RHS कैलकुलेट कर लिया, अल्फा इंटू वाई ऑफ टी क्या वैल्यू हो गई, इसको बस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ टी, ये एक इक्वेशन। सपोज हमने इस आउटपुट को नाम दिया y1 ऑफ t। अब उसके बाद अब अगर हम देखना चाहते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इनपुट को अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करके दें, मतलब अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी के लिए हम रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं। अगर सपोज इसको हमने नाम दिया y2 ऑफ टी, एक्स ऑफ टी के लिए आउटपुट क्या है, एक्स स्क्वायर ऑफ टी है, तो अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी के लिए आउटपुट क्या होगा, अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी का स्क्वायर। जो भी हम इनपुट ले रहे हैं आउटपुट हमें कैसे मिलता है, उसके स्क्वायर करने से मिलता है। तो अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी का आउटपुट क्या होगा, अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ टी, ठीक है, ये इक्वेशन 2। ये देखिए y1 ऑफ 2 अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ टी, y2 ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ टी, मतलब ये दोनों चीजें सेम नहीं है तो सिस्टम इज नॉट होमोजेनियस। सिस्टम होमोजेनियस नहीं है, यहां से एडिटिव भी नहीं था तो सिस्टम क्या हमारा नॉन लीनियर, इसलिए सिस्टम हमारा क्या हो गया, नॉन लीनियर। यहां से देखकर ही आप कह देते कि जैसे ही एडिटिव नहीं था तो नॉन लीनियर, तो तभी पता चल गया हमें कि नॉन लीनियर होगा ही होगा, ठीक है। तो मतलब हमने देखा कि अगर x का पावर आ रहा है एक्स स्क्वायर, ऐसे ही एक्स क्यूब के केस में भी सेटिस्फाई होंगी यही चीजें। अगर मान लीजिए हम एक एक्सप्रेशन ले लेते y ऑफ t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x ऑफ t, इसके लिए अगर आप वेरीफाई करें y1 ऑफ t, अब इजीली लिखते जा सकते हैं आप अंडर रूट ऑफ x1 ऑफ t, y2 ऑफ t अंडर रूट ऑफ x2 ऑफ t, y3 ऑफ t हमने डिफाइन किया जो इन दोनों का सम है y1 प्लस y2, दैट इज अंडर रूट x1 ऑफ t प्लस अंडर रूट x2 ऑफ t। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। x3 डैश ऑफ t इनपुट डिफाइन कीजिए, दैट इज x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। इस इनपुट के लिए इसी रिलेशन से आउटपुट लिखिए, तो y3 डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू जो भी इनपुट आप ले रहे हैं उसका आपको अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट ऑफ x3 डैश ऑफ t दैट इज अंडर रूट ऑफ x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। तो ये वैल्यू अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें हमारी सेम नहीं है, देयरफॉर सिस्टम इज नॉट एडिटिव, इट इज नॉट एडिटिव, एडिटिव नहीं है। अगर आप इसके लिए होमोजेनिटी भी चेक करते तो आप यहां से देखिए हमारे पास रिलेशन था y ऑफ t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x ऑफ t। तो पहले अगर हम y1 ऑफ t एक आउटपुट डिफाइन करें जिसकी वैल्यू अल्फा इंटू वाई ऑफ t है, मतलब अगर हम सिंपली इस आउटपुट को हमने अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या वैल्यू होगी, अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ x ऑफ t। और दूसरी बार हम एक आउटपुट डिफाइन कर रहे हैं y2 ऑफ t जो क्या है हमारा रिस्पॉन्स फॉर इनपुट अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी। अब अगर हमने इनपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई करके अप्लाई किया उसके लिए क्या आउटपुट आएगा, तो आउटपुट कैसे मिलता है, जो भी इनपुट है उसका अंडर रूट लेने से। तो अंडर रूट ऑफ इनपुट अब हम क्या ले रहे हैं, अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी। तो क्या अब ये दोनों चीजें सेम है, नहीं है, देयरफॉर सिस्टम इज नॉट होमोजेनियस, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ले लेते कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x ऑफ t, इसको आप और क्या समझ सकते थे कि ये क्या लिखा हुआ है, x ऑफ t का पावर -1, x ऑफ t इनवर्स लिखी हुई है चीज। इसके लिए भी अगर आप वेरीफाई करते तो y1 ऑफ t इज x1 ऑफ t पावर -1, y2 ऑफ t इज x2 ऑफ t पावर -1, y3 ऑफ t that is equals to sum of y1 plus y2 is x1 of t power -1 plus x2 of t power -1। आपने डिफाइन किया एक इनपुट x3 डैश ऑफ t that is equals to x1 of t plus x2 of t। तो इस रिलेशन से ही इस x3 डैश ऑफ t के लिए आउटपुट y3 डैश ऑफ t, हम जो भी इनपुट लेंगे उस इनपुट का हमें क्या लेना है, पावर -1। तो दैट इज इक्वल्स टू x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, इस पूरे इनपुट का हमें क्या लेना है, पावर -1। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों चीजें देख रहे हैं आप सेम नहीं है, देयरफॉर सिस्टम इज नॉट
एडिटिव, ये सिस्टम भी हमारा एडिटिव नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से अगर होमोजेनिटी चेक करें तो रिलेशन गिवन था y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t पावर -1, ठीक है। तो इसमें अगर आप फिर से पहले बार में अगर एक आउटपुट डिफाइन करें जो इस आउटपुट को डायरेक्टली अल्फा से मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा, तो अल्फा इंटू y ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू ये जो भी वैल्यू थी x ऑफ t का पावर -1। दूसरी बार हम देखना चाहते हैं आउटपुट किसके लिए, रिस्पॉन्स फॉर अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी। अगर हम इनपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई करके अप्लाई करते तब हमारा क्या आउटपुट आता, तो जो आउटपुट है वो इनपुट जो भी हम ले रहे हैं उसका इन्वर्स करने से मिल रहा है। तो इनपुट अगर हमने दिया है अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी, तो इस पूरे का क्या लेना पड़ेगा, हमें इन्वर्स लेना पड़ेगा। फिर से ये दोनों चीजें सेम नहीं है, मतलब सिस्टम जो है हमारा वो क्या है, होमोजीनियस भी नहीं है, इट इज नॉट होमोजीनियस। तो लीनियर नहीं होगा क्योंकि होमोजीनियस भी नहीं है और एडिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन है आपका, देखिए जो भी चीजें हमने बात की, एक्स स्क्वायर ऑफ टी अंडर रूट ऑफ एक्स टी पावर -1, ये सभी पावर की बात है। अगर y ऑफ टी के लिए x ऑफ टी की जो वैल्यू आपको दिख रही है, x ऑफ टी का पावर अगर अदर देन कुछ भी 1 है, अदर देन 1 कोई भी पावर है, चाहे पावर 2 हो, पावर 1/2 हो, पावर -1 हो, ये सभी सिस्टम्स आपको क्या दिख रहे हैं, नॉन लीनियर दिख रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट यहां से आप ये भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको चेक करना है डायरेक्टली देखकर, तो देखिए कभी भी अगर आप ऐसे अगर देखेंगे जैसे एक्स स्क्वायर ऑफ टी है, ठीक है, या फिर एक और आप ले लीजिए, उसके बाद फिर हम ये डिफाइन कर देंगे। सपोज आपके पास अगर होता y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n इंटू x ऑफ n -1। इस सिस्टम के लिए अगर आपको चेक करनी होती लीनियरिटी, तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखें एडिटिविटी, अगर आप चेक करें तो y1 ऑफ n इज इक्वल्स टू x1 ऑफ n इंटू x1 ऑफ n -1, y2 ऑफ n इज इक्वल्स टू x2 ऑफ n इंटू x2 ऑफ n -1। तो देयरफॉर हमने दोनों आउटपुट्स का सम डिफाइन किया, y3 ऑफ n y1 प्लस y2 दैट इज x1 ऑफ n इंटू x1 ऑफ n -1 प्लस x2 ऑफ n इंटू x2 ऑफ n -1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, एक नया इनपुट डिफाइन करेंगे x3 डैश ऑफ n, जो किसके बराबर होगा, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n। देखिए इतनी बार आप ये चीजें कर चुके हैं कि अब आपको इसमें समझने की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हो रही है अगर, तो फिर से आप थोड़ा बैक करके एक दो क्वेश्चंस पर और देख लीजिए। तो जैसा आप t के केस में करते हैं, सिंपली सेम चीज हम किसके लिए कर रहे हैं, n के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इस इनपुट के लिए आउटपुट y3 डैश ऑफ n की क्या वैल्यू होगी, यही रिलेशन से हम फाइंड करेंगे। जो भी हमारे पास आउटपुट है वो कैसे मिलेगा, जो इनपुट ले रहे हैं उसको एक बार उसके डिलेड वर्जन से मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब y3 ऑफ डैश ऑफ n की वैल्यू, जो इनपुट है हमारा x3 डैश ऑफ n सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करना है x3 डैश ऑफ n -1 के साथ। x3 डैश ऑफ n की ये वैल्यू है दैट इज x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n। ये हमारा क्या है, x3 डैश ऑफ n है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x3 डैश ऑफ n -1। तो बस यहां पर n -1 पुट कर दीजिए, दैट इज x1 ऑफ n -1 इंटू x2 प्लस x2 ऑफ n -1। अब क्या ये जो दोनों चीजें आपको मिल रही हैं, क्या दोनों चीजें सेम हैं? यहां से देखिए क्या क्या टर्म आएंगे, x1 ऑफ n इंटू x1 ऑफ n -1, x1 ऑफ n इंटू x2 ऑफ n -1 भी आएगा, जो यहां पर नहीं दिख रहा आपको। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है। y3 डैश ऑफ n इज नॉट इक्वल टू y3 ऑफ n, देयरफॉर सिस्टम इज नॉट एडिटिव, एडिटिव नहीं है, ठीक है। होमोजेनिटी भी आप अगर चेक करते तो y ऑफ n गिवन है आपके पास x ऑफ n इंटू x ऑफ n -1। तो अगर हम आउटपुट को डायरेक्टली, एक बार पहले हमने y1 ऑफ n डिफाइन किया, जो हम इस आउटपुट को डायरेक्टली अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिलती। आपने सिंपली आउटपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या वैल्यू मिली, अल्फा इंटू x ऑफ n इंटू x ऑफ n -1, ठीक है। अब अगर आप दूसरा आउटपुट एक डिफाइन करें, जो कैसे मिलता है आपको, रिस्पॉन्स है किस इनपुट के लिए, अल्फा इंटू x ऑफ n इनपुट के लिए आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो अल्फा इंटू x ऑफ n का क्या रिस्पॉन्स होगा, जो भी हम इनपुट लेते हैं उसको मल्टीप्लाई करना है उसी के डिलेड वर्जन के साथ। तो x ऑफ n की जगह हमने पुट किया अल्फा इंटू x ऑफ n इंटू
x ऑफ n माइनस वन की जगह हमारा इनपुट क्या है, अब अल्फा इंटू एक्स ऑफ एन है, तो अल्फा इंटू एक्स ऑफ n माइनस वन। इन दोनों चीजों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर का टर्म आएगा। इतनी चीज तो होगी, लेकिन यहां अल्फा है और यहां क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा। मतलब फिर से ये दोनों चीजें सेम नहीं है, तो सिस्टम कैसा है हमारा, नॉट होमोजीनियस। ये सिस्टम हमारा होमोजीनियस भी नहीं है, तो इसलिए ओवरऑल सिस्टम हमारा लीनियर नहीं है। वैसे भी नॉन एडिटिव था, तो यहीं से पता चल गया था कि हमारा सिस्टम जो है वो लीनियर नहीं है। आप ये भी चेक कर लिया। तो यहां से देखिए हमारा क्या शॉर्टकट की जो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे देखकर बता सकते हैं कि सिस्टम हमारा नॉन लीनियर होगा। तो जब भी आपको इस टाइप की चीज आ रही है कि x ऑफ, आप ब्रैकेट के टर्म की, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको इग्नोर कर दीजिए। आप डायरेक्टली शॉर्टकट में कैसे देख सकते हैं, इग्नोर ब्रैकेट टर्म, ब्रैकेट के टर्म को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो x ऑफ कुछ भी था इनटू अगर x ऑफ कुछ भी है, ठीक है, तो x इंटू एक्स ये वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर ऑफ एनीथिंग आएगी। और एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमने पहले देख लिया कि x का कोई भी पावर अगर है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ t के रिलेशन में x का अदर देन 1 कोई भी पावर है, चाहे पावर 2 है, चाहे पावर 1/2 है, चाहे पावर -1 है, ये सभी क्या है, नॉन लीनियर है। तो अगर ये एक्स स्क्वायर के टर्म, मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, जैसे यहां ब्रैकेट में क्या था, एक में n था, एक में n-1 था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट के अंदर चाहे t स्क्वायर हो, t-1 हो, क्योंकि आप देख चुके हैं कि स्केलिंग का फर्क लिनियरिटी पे नहीं होता। ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज है x में, उससे लिनियरिटी खत्म नहीं होगी। किससे खत्म होगी, ये जो x इंटू एक्स अगर आप करेंगे तो ये x का पावर आपको कितना मिला, यहां से 2 पावर मिला। तो ये चीज स्क्वायर इफेक्ट क्या बना देगा, इसको नॉन लीनियर बना देगा। तो ये जो चीज होगी ये क्या होगी, नॉन लीनियर। क्यों, स्क्वायर इफेक्ट। मतलब कभी भी जो पावर होना चाहिए x का वो सिर्फ 1 के टर्म्स में होना चाहिए। आपने देख लिया 1/2 भी नहीं हो सकता, -1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। तो यहां पावर क्या हो रहा है आपका, एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो ये सिस्टम क्या होगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। लेकिन जैसे आप अगर याद करें, अगर आपने ये सिस्टम देखा था, यहां मल्टीप्लीकेशन में ले लिया तो सिस्टम हमारा क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। थोड़ी देर पहले जब आपने लीनियरिटी के केस की बात की थी तो वहां पर आपने देखा था कि x ऑफ t-2 प्लस x ऑफ t+2, अगर हमने दो को ऐड कर रखा था तो ये सिस्टम क्या था, लीनियर था। तो आप इसको दूसरा, एक तो ये चीज हो गई इग्नोर ब्रैकेट टर्म के में, फर्स्ट हो गया क्या, अगर मल्टीप्लाइड है तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। सेकंड, अगर इसी में आप याद रखें कि अगर ये x के ब्रैकेट में कुछ भी है, ठीक है, प्लस अगर दूसरा कोई x हो उसके ब्रैकेट में कुछ भी हो, या फिर मान लिया हमने एक और टर्म है तीसरा भी जिसके ब्रैकेट में कुछ भी वैल्यू, तो x प्लस x प्लस x ये टोटल क्या वैल्यू होगी, 3x। ये वैल्यू क्या हो गई, 3x समथिंग, ठीक है। तो अब देखिए ये कौन सा रिलेशन है, y इज इक्वल्स टू, ये y की वैल्यू होगी ऐसी, y इज इक्वल्स टू ये गिवन होगा आपके पास। तो मतलब यहां से किस टाइप का केस आ रहा है, y इज इक्वल्स टू ये 3 की जगह कुछ भी वैल्यू हो, हम जानते हैं कि ये कोफिशिएंट चाहे टाइम का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, जब भी इस टाइप का रिलेशन आता है x में कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड, तो सिस्टम क्या रहता है, लीनियर रहता है। तो इसलिए अगर एडिशन है तो एडिशन के केस में y इज इक्वल्स टू mx, ये मतलब किस टाइप की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो ये जो सिस्टम्स होंगे एडिशन में अगर हैं तो ये सिस्टम्स क्या होंगे, लीनियर होंगे, ठीक है। कोफिशिएंट कुछ भी हो, टाइम का फंक्शन हो नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम देख भी चुके हैं ये जो केस लिया था हमने, या फिर हमने x इवन ऑफ t की बात की थी, x ऑड ऑफ t की बात की थी, एक से ज्यादा टर्म्स ऐड होकर अगर मिल रहे थे, हर इंडिविजुअल टर्म अपने आप में लीनियर था, तो ओवरऑल सिस्टम क्या था, लीनियर था। तो ये देखने के लिए एक ये शॉर्टकट आप यहां से भी देखकर पता करने के लिए इसको भी याद रख सकते हैं कि x के ब्रैकेट में कुछ भी चीज है उसको भूल जाइए, मल्टीप्लाइड अगर है, पावर 1 से ज्यादा मिलेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। एडेड अगर है तो पावर 1 ही मिलेगा, लेकिन उसका कुछ भी कोफिशिएंट मिलेगा तो सिस्टम क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। पहली चीज हो गई, ठीक है। नॉन लीनियर में क्या क्या देख लिया हमने, x का पावर अदर देन 1 कुछ भी आएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर, ठीक है। मल्टीप्लाइड है तो भी पावर 2 मानकर चलना है आपको, ब्रैकेट के अंदर की चीज को इग्नोर करके, तो ये सिस्टम भी क्या हो गया, नॉन लीनियर, ठीक है। अब इसके बाद जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास होता y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n प्लस 1/x ऑफ n-1, ठीक है। यहां से भी अगर आप देखें तो ये तो x ऑफ n हमारा लीनियर है, लेकिन ये 1/x ऑफ n-1, मतलब इसको ब्रैकेट के अंदर की चीज को इग्नोर कर दें आप, तो ये x ऑफ n-1 का पावर क्या है, -1 है।
तो ये जो अपने आप में ये जो पार्ट है, ये पार्ट कैसा है, नॉन लीनियर है। तो इसके केस में आप देखेंगे कि ये भी जो सिस्टम आएगा आपका वो क्या आएगा, नॉन लीनियर आएगा। तो कुछ केसेस में आपके लिए छोड़ देता हूं कि इन पर आप प्रैक्टिस कर लेना, जैसे निकालते हैं बिल्कुल यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, तो आप देखेंगे कि ये सिस्टम कैसा आएगा आपका, नॉन लीनियर आएगा। क्यों आएगा नॉन लीनियर, उसकी बात कर ली हमने। ये टर्म लीनियर है, लेकिन इस टर्म में क्या दिख रहा है, एक्स का पावर -1 है, तो जैसे ही पावर -1 हो गया मतलब सिस्टम क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, और क्या देख सकते हैं आप, चलिए ये चीज हो गई। अब इसके बाद जैसे आपने एक जब लीनियरिटी देखा था तो वहां पर देखा था हमने कि अगर y ऑफ t हमारा ऐसा रिलेशन था x ऑफ sin t, तो ये लीनियर था। हमने देखा था x ऑफ, अंदर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी रखेंगे, मतलब हमने कहा था कि ये नॉन लीनियर स्केलिंग का केस है। तो हम x में किसी भी चीज से स्केलिंग करें, लीनियर स्केलिंग करें, नॉन लीनियर स्केलिंग करें, सिस्टम लीनियर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर हम ऐसा ले लें कि सपोज हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स टी। देखिए पहले हमने क्या लिया था, x के अंदर में बेसिक फंक्शन लिया था साइन t। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, बेसिक फंक्शन के अगर हमने अंदर में x ऑफ t ले लिया, अब इसको चेक कीजिए, y1 ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x1 ऑफ t, y2 ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x2 ऑफ t। दोनों आउटपुट्स को सम करके नया आउटपुट नाम दे दीजिए y3 ऑफ t, दैट इज साइन ऑफ x1 ऑफ t प्लस साइन ऑफ x2 ऑफ t। इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकेंड आप इनपुट डिफाइन कर दीजिए एक नया, जिसकी वैल्यू x3 डैश ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। इसी रिलेशन से आउटपुट yt की वैल्यू y3 डैश ऑफ t नाम देंगे। जो भी हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं हमें साइन के अंदर वो इनपुट लिखना है। ठीक है, साइन ऑफ इनपुट x ऑफ x3 डैश ऑफ t, x3 डैश ऑफ t की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज साइन ऑफ x3 डैश ऑफ t इज x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। अब ये दोनों चीजें क्या सेम हैं, y3 डैश ऑफ t में साइन के अंदर x1 प्लस x2 है, यहां साइन x1 प्लस साइन x2 है, तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है, क्योंकि आप इसको साइन ऑफ a प्लस b से अगर ओपन करेंगे तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b का टर्म आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है, मतलब सिस्टम हमारा एडिटिव नहीं है, इट इज नॉट एडिटिव। ये दोनों चीजें सेम नहीं है तो नॉट एडिटिव। ठीक है, होमोजेनिटी चेक करते हैं। अगर ये y ऑफ t रिलेशन गिवन है आपको, y ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x ऑफ t, अगर एक बार आपने एक आउटपुट डिफाइन कर दिया, जो कैसे मिलता है, आउटपुट को डायरेक्टली अल्फा से मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो आपका आउटपुट है साइन x ऑफ t, तो इसको अगर हमने अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या वैल्यू मिली, अल्फा इंटू साइन ऑफ x ऑफ t। दूसरी बार आपने एक आउटपुट डिफाइन किया, जो किसके लिए आउटपुट है, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इनपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई करके देने पर जो सिस्टम का आउटपुट आएगा। तो इनपुट अब हमारा x ऑफ t नहीं रहा, अब हम इनपुट क्या अप्लाई करना चाहते हैं, अल्फा इंटू x ऑफ t। तो इसके लिए आउटपुट क्या होगा, y2 ऑफ t अगर नाम दिया हमने तो साइन ऑफ अल्फा इंटू x ऑफ t। तो अब ये दोनों वैल्यूज आप जानते हैं कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि अल्फा बाहर कर दिया, मतलब ये दोनों चीजें अगर सेम नहीं है तो देयरफॉर सिस्टम जो है वो कैसा है, होमोजीनियस भी नहीं है, इट इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है, तो लीनियर नहीं होगा क्योंकि एडिटिव भी नहीं है और होमोजीनियस भी नहीं है। तो जब हमने बेसिक फंक्शन के अंदर में x ऑफ t लिख दिया तो क्या हो गया, ये हमारा नॉन लीनियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर होता हमारे पास y ऑफ t इज इक्वल्स टू, जो भी नॉन लीनियर ऑपरेटर्स आपको दिखते हैं, जैसे अगर हमने ले लिया मॉड ऑफ x ऑफ t, तो देखिए मॉड जो फंक्शन होता है एक ऐसा है, एक नॉन लीनियर ऑपरेशन है। जैसे अगर मान लीजिए आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाता, तो अगर हम इस एक्सिस पर y ऑफ t और इस एक्सिस पर x ऑफ t लेकर ग्राफ ड्रॉ करते तो किस टाइप का ग्राफ आता है, ये मॉड ऑफ t का ग्राफ कैसा होता है, अगर यहाँ t होता तो ये हमारा t के रिस्पेक्ट में, ये x ऑफ t के रिस्पेक्ट में भी ऐसी वैल्यू आएगी। आपने देखा था अगर हमारा सिस्टम लीनियर है तो उसमें अगर हम आउटपुट और इनपुट के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या मिलना चाहिए था, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए थी, जो कहां से पास होनी चाहिए थी, ओरिजिन से, और हर जगह वही स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी। लेकिन यहां जो आपको स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं ये ओरिजिन से पास होती हुई थ्रू आउट स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ये सिस्टम भी हमारा कैसा है, नॉन लीनियर है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ले लेते ये सिस्टम हमारा क्या है, नॉन लीनियर। जितने भी सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं अभी सब किसके लिए बात कर रहे हैं हम, नॉन लीनियर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं।
सपोज आपने y ऑफ t इज इक्वल्स टू ले लिया सिग्नम ऑफ x ऑफ t। तो सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, सिग्नम ऑफ t अगर आप लिखते हैं तो जिसकी वैल्यू t ग्रेटर देन 0 के लिए +1, t लेस देन 0 के लिए -1। तो अगर इनपुट आउटपुट के बीच का ग्राफ हम बनाएं और इस एक्सिस पर अगर हम t की जगह x ऑफ t ले लें या हम अपना आउटपुट y ऑफ t ले लें, तो जब ये x ऑफ t ग्रेटर देन 0 से होगा तो ये वैल्यू +1 मिलेगी, जब ये x ऑफ t लेस देन 0 होगा तो ये वैल्यू -1 मिलेगी। ठीक है, अब इनपुट और आउटपुट के बीच का ये आपका ग्राफ है और क्या दिख रहा है आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ये भी जो सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। ये भी जो सिस्टम था ये क्या था हमारा, नॉन लीनियर था। तो अब देखिए, चाहे हम इस फंक्शन को देखें, बेसिक फंक्शन के अंदर x ऑफ t आ गया, सिस्टम नॉन लीनियर, बेसिक फंक्शन के अंदर x ऑफ t आ गया, सिस्टम नॉन लीनियर। तो ऐसे जितने भी आप एग्जांपल्स देखेंगे तो सारे एग्जांपल्स, जैसे कि आप क्या क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं, अगर हम देखें y ऑफ t इज इक्वल्स टू, जैसे हमने लिखा था कि x ऑफ e टू द पावर t होगा तो सिस्टम लीनियर होगा। क्यों, अंदर स्केलिंग है, नॉन लीनियर स्केलिंग है, इससे फर्क नहीं पड़ता। e t हमारा ये क्या है, एक्सपोनेंशियल बेसिक फंक्शन है। लेकिन अगर हम क्या लिख दें, e टू द पावर x ऑफ t लिख दें, तो अब आप देखेंगे कि e टू द पावर x ऑफ t मतलब बेसिक फंक्शन में x ऑफ t अप्लाई किया आपने, तो ये सिस्टम क्या आएगा, नॉन लीनियर आएगा। अगर आप लिख दें y ऑफ t इज इक्वल्स टू log ऑफ x ऑफ t, ये सिस्टम भी क्या आएगा, नॉन लीनियर आएगा। यही अगर क्या लिखा होता, x ऑफ log t लिखा होता तो सिस्टम लीनियर होता, देखा भी था हमने। ऐसे ही अगर आप ले लें y ऑफ t इज इक्वल्स टू, साइन देख लिया आपने, कॉस ले सकते हैं। अगर आपने ले लिया सिंक ऑफ x ऑफ t, सिंक फंक्शन हो, सैम्पलिंग फंक्शन हो, y ऑफ t इज इक्वल्स टू सैम्पलिंग ऑफ x ऑफ t, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सभी क्या हैं, नॉन लीनियर ऑपरेटर्स हो जाएंगे। मॉड ऑफ x ऑफ t ये नॉन लीनियर है। ये जो भी बेसिक फंक्शन के अंदर अगर आपने x ऑफ t लिख दिया तो वो सभी चीजें क्या हो जाएंगी, नॉन लीनियर हो जाएंगी। तो यहां से आपको जो चीज याद रखनी है, ठीक है, स्पेस कम है, इसके बाद हम लिख लेंगे, और इसमें जितने भी आपको एग्जांपल्स याद आ रहे होंगे, u ऑफ x ऑफ t लिख लें आप, जितने भी बेसिक फंक्शन के अंदर जो भी आप लिख लेंगे x ऑफ t, वो सभी चीजें क्या होंगी, नॉन लीनियर ऑपरेटर्स होंगी। ठीक है, तो इनको हम समराइज करेंगे और कुछ और केसेस देखेंगे जिसमें सिस्टम नॉन लीनियर बिहेव करेगा।